तो सबको नमस्कार। मैं कमलेश मिश्रा हूँ। मैं आयुर्वेद का स्टूडेंट हूँ। साथ में मैंने नेचुरोपैथी और योग भी पढ़ा हुआ है। तो ये कह सकते हैं कि मैं योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा की थोड़ी समझ रखता हूँ। उस समझ के आधार पे मैं आपको ये पूरा कोर्स पढ़ाने जाना हूँ। तो ये तो रहा मेरा छोटा सा परिचय। करीब 15 सालों से मैं प्रैक्टिस में हूँ। हम सिर्फ इंस्टीट्यूट ही रन नहीं करते। हमारी एक आयुर्वेदा क्लिनिक है, पंचकर्मा क्लिनिक है, नेचुरोपैथी क्लिनिक है, जहां हम हजारों लोगों का इलाज कर चुके हैं और रोज कई सारे नए लोगों का इलाज करते हैं। तो इस कोर्स में आप सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं सीखने वाले। इस कोर्स में जो सबसे अच्छी चीज आप सीखेंगे कि मेरे साथ जो मेरे पेशेंट हैं, उनके ऊपर जो मेरे एक्सपेरिमेंट्स हैं, उनका क्या रिजल्ट मिला, उन सारे रिजल्ट से आप बेनिफिटेड होंगे। और आपको पता है ये मेडिकल प्रोफेशन को प्रैक्टिस क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे दो और दो जोड़ के चार नहीं होते हर बार। कई बार दो और दो जोड़ के तीन बनते हैं, कई बार दो और दो जोड़ के छह हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर पेशेंट के एक ही तरीके से इलाज हो ऐसा संभव नहीं। तो हर पेशेंट अलग है और हर पेशेंट की रेमेडी भी आपको उसी तरीके से प्लान करनी पड़ेगी। तो वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी आप सीखेंगे मेरे साथ। इस कोर्स को स्टार्ट करूं इससे पहले मैं सोच रहा था कि आपको कुछ तीन चीजों से परिचित करा दूं कि इस कोर्स को हम कैसे आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जो सबसे पहली चीज है वो ये है कि ये कोर्स जो है क्यों हमने प्लान किया। दूसरी चीज, इस कोर्स में आप क्या पढ़ेंगे। और तीसरी चीज, इस कोर्स को पढ़ने के बाद आपका भविष्य क्या होगा। तो इन तीन चीजों पे हम बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं कि इस कोर्स को किनको पढ़ना चाहिए और क्यों पढ़ना चाहिए। देखिए, जिस हिसाब से आज बीमारियां बढ़ रही हैं, हर कोई किसी न किसी रोग से परेशान है। मैं खुद भी बचपन में ब्रोंकाइटिस का पेशेंट था। अभी भी मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं पूरी तरह से क्योर हो चुका हूँ, लेकिन हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि पिछले 20 सालों से बिना किसी मेडिसिन के मैं अपनी लाइफ को बेहतर जीता हूँ। मैं कई सारी बड़ी यात्राएं करके आया, मैं केदारनाथ तक पैदल चल के आया और बिना किसी दवाई के या बिना किसी तकलीफ के। जबकि बचपन में मेरी ये स्थिति थी कि बिना नेबुलाइजेशन के, बिना सीजन में खूब सारे ब्रोंकोडायलेटर्स और एंटीबायोटिक्स के मेरे दिन नहीं बीतते थे। तो मैं काफी सीवियर कंडीशन में था। इतनी बातचीत भी आपसे करना मेरे लिए मुश्किल था। तो अगर मैं ठीक हो सकता हूँ तो कोई भी ठीक हो सकता है। सिर्फ इसी सोच को लेके मैंने इतनी सारी पढ़ाई की और इतनी सारी चीजें मेरे जीवन में हुई। तो ये कोर्स हर वो स्टूडेंट कर सकता है जिसको खुद को या दूसरों को ठीक करने का मन है। दूसरा, हर वो स्टूडेंट कर सकता है जो योग सिखा तो रहा है। हो सकता है वो अपने जीवन में अच्छे पैसे भी कमा रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसको अगर ये लगता हो कि मैं बीमारियों को अच्छे से समझ नहीं पाता या मेरे पेशेंट्स को बीमारियों का उतना अच्छा फायदा नहीं मिल पा रहा है, तो उन सभी लोगों के लिए ये कोर्स बहुत सरल शब्दों में डिजाइन किया गया है। जहां आप बीमारियों को अच्छे से समझेंगे, बीमारियों के कारण को अच्छे से समझेंगे और योग के प्रभाव को भी समझेंगे कि योग में अगर आप सत्कर्म कर रहे हैं, अगर आप आसन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, तो क्या फायदा हो रहा है। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो क्या फायदा हो रहा है, कौन सा मुद्रा, कौन सा बल, इन सबके पीछे क्या साइंटिफिक आधार। साइंटिफिक आधार जब भी मैं कहता हूँ तो मेरा मकसद ये रहता है आपको समझाने कि कोई भी एक्सरसाइज जो है जब आप करते हो तो आपके शरीर के भीतर क्या परिवर्तन लाता है। देखिए, जब तक आपके शरीर के भीतर कुछ पॉजिटिव चेंजेस नहीं होंगे, तब तक जो आपकी पुरानी फिजियोलॉजी है, ये जिसको आप ये कह सकते हो कि बीमारी आने के कारण जो पैथोफिजियोलॉजी है, वो जब तक रिवर्स नहीं होगी तब तक आपका शरीर वापस सामान्य काम नहीं करे। तो एक आसन के, एक एक्सरसाइज के, प्राणायाम के, मुद्रा के, बंध के, ध्यान के साइंटिफिक प्रभाव को हम समझेंगे
योग एज अ मेडिसिन। ठीक, तो जो लोग योग एज अ मेडिसिन समझना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये कोर्स बहुत काम का कोर्स है। अब इस कोर्स को करने के बाद होगा क्या आपका? देखिए, अगर आप इस कोर्स को करते हैं तो इस कोर्स के बाद आप योगा टीचर से थोड़ा बेहतर हो जाएंगे। तो लोग कहते हैं हम योग थेरेपिस्ट हो जाएंगे तो हम लोगों का इलाज करेंगे, करना तो योग ही पड़ेगा। नहीं जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इस कोर्स के बाद आप जैसे आयुर्वेद के या एलोपैथी के या होम्योपैथी के डॉक्टर होते हैं, उसी तरीके से योग के डॉक्टर बन जाएंगे। आयुर्वेद के, होम्योपैथी के या किसी और दूसरी पैथी के, एलोपैथी के डॉक्टर को कभी आपने नहीं देखा कि वो पेशेंट के घर रोज जाता हो या पेशेंट उसके पास रोज आता है। वो क्या करता है कि पेशेंट को एक प्रिस्क्रिप्शन तैयार करता है, पेशेंट उस प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करता है, कुछ दिनों बाद पेशेंट उनको अपडेट करता है कि उनको फायदा हुआ या नहीं हुआ, और इसी बेसिस पे पेशेंट का आगे का इलाज चलता रहे। तो ये पूरा प्रोग्राम इसी तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप अपनी योगा क्लिनिक आसानी से चला सकते हैं। ये कोर्स सिर्फ योगा क्लिनिक चलाने के लिए ही नहीं है, आपको पूरी पात्रता देता है, आपके पास पूरे राइट्स देता है कि आप भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी योग चिकित्सक बन के लोगों का योग से इलाज करें। आप अपनी बात को सभी साइंटिफिक या नॉन साइंटिफिक दोनों लोगों को समझा पाए, उनको बता पाए कि योग आखिर काम कैसे करता है। यहाँ ये वाली बात नहीं होगी कि मंडूक आसन है तो मतलब अगर आपको डायबिटीज है तो मंडूक आसन कर लीजिए, अगर आपको बैक पेन है तो सेतु बंद आसन कर लीजिए। यहाँ ये बात बिल्कुल नहीं होगी। यहाँ बात क्या होने वाली है? अच्छा, आपको डायबिटीज हो गई है, क्यों हुई है डायबिटीज, और कौन सा आसन करने से उस कंडीशन को रिवर्स करके आपको डायबिटीज में बेहतरी मिलेगी, या अगर आपको बैक पेन है तो क्यों हुआ है बैक पेन, और किस तरीके की एक्सरसाइज, किस तरीके का आसन करके उस कंडीशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस पूरे कोर्स को उन सभी लोगों को करना चाहिए जो बीमारी ठीक करना चाहते हैं, जो बीमारी समझना चाहते हैं, जो योग का विज्ञान समझना चाहते हैं, जो न्यूट्रिशन समझना चाहते हैं। इस कोर्स में एक सबसे अच्छी चीज जो जोड़ेंगे हम, वो होगा न्यूट्रिशन। क्योंकि मेरा नहीं, बहुत सारे साइंटिफिक लोगों का मानना है कि हमारा शरीर बिना सही पोषण के अच्छा काम नहीं कर। तो जब आपको सही पोषण की समझ हो जाएगी तो फिर आप ये नहीं कहोगे कि फ्लैक्स सीड खा लो, चिया सीड खा लो, ये वाले सीड्स खा लो, या इतने खजूर खा लो, ये सुबह उठ के जीरे का पानी पी लो, मेथी का पानी पी लो। ये सारी चीजें जो है, ये या तो ये कहिए मार्केटिंग है, या कुछ लोगों के ऐसे तरीके हैं जो इतने से फायदे को इतना बड़ा आडंबर बना दें। तो इसके बाद आप कभी किसी को ये नहीं कहोगे कि जीरे का पानी पी लो या मेथी का पानी पी लो, आप उसको बोलोगे यार ये सिस्टमेटिक इम्प्रूवमेंट कर लो, जीरे का पानी पीने की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। ये सिस्टमेटिक चेंज ले आओ, मेथी की पानी की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। तो हम बात करेंगे ओवरऑल वेलबींग की, सेहत क्या है, कैसे रहती है, और उस सेहत को कैसे आप आगे कंटिन्यू कर पाओगे। तो ये तो समझ में आ गया कि ये कोर्स किनको करना चाहिए। ठीक, अब बात करते हैं इस कोर्स में आप क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस कोर्स में आप वो सारी चीजें पढ़ने वाले हैं जिस पे अक्सर योग टीचर थोड़ा पढ़ते हैं, थोड़ा छोड़ते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं, थोड़ा छोड़ते हैं। ये सभी योगा टीचरों के लिए नहीं है। कुछ योगा टीचर बहुत मन से पढ़ते हैं, लेकिन बड़े बड़े साइंटिफिक वर्ड होने की वजह से, बड़ी साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी होने की वजह से उसको समझ नहीं पाते। तो उन सारी चीजों को यहाँ आप सरल शब्दों में, जैसे हम सरल भाषा में बात कर रहे हैं, इसी तरीके से समझने वाले कि आखिर ये बॉडी में होता क्या है, क्यों होता है, भगवान ने क्यों बनाया है, कैसे काम करता है, खराब होगा तो क्या काम। तो यहाँ पे आप एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, शरीर बना कैसे हुआ है और काम कैसे करता है, इसको बहुत डिटेल से समझने वाले हैं।
बहुत डिटेल से मतलब मेरा ये है कि आप सर्जरी नहीं करोगे। मैं यहाँ आपको एक एक मसल्स नहीं पढ़ाऊंगा। जनरली योगा एनाटॉमी में मैंने देखा है कि लोग मसल्स को बहुत डिटेल कर देते हैं कि इन मसल्स पे खिंचाव पड़ रहा है, इन मसल्स पे जोर पड़ रहा है। तो यहाँ मैं बिल्कुल आपको मसल्स एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। मैं यहाँ आपको ये बताने वाला हूँ कि मसल्स कैसे तैयार हुई हैं, क्यों बनी हुई हैं, कितनी तरह की मसल्स हैं, और ये करती क्या है। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि भाई आपकी इस वाली मसल्स पे जोर पड़ रहा है या इस वाली मसल्स पे जोर नहीं पड़ रहा। हाँ, मैं ये जरूर बताऊंगा कि मसल्स बनी हुई कैसे हैं, मसल्स काम कैसे कर रही, और मसल्स अगर खराब काम पड़ेंगी तो प्रॉब्लम क्या है। तो एनाटॉमी, पूरा शरीर रचना, आपकी बोन्स कैसी है, मसल्स कैसी है, जॉइंट कैसी है, मूवमेंट कैसे होगा, भगवान ने आपको ऐसा स्ट्रक्चर क्यों दिया। आप सोचो, हमको भगवान ने ऐसा बनाया ही क्यों कि हमारे दो पैर, दो हाथ, इतनी बड़ी रीढ़ की हड्डी और स्कल दिया उन्होंने। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर है ना, बड़ा यूनिक स्ट्रक्चर है। इसी वजह से हमारा दिमाग जो है वो काम कर पाता है। तो हमारा दिमाग जो काम कर रहा है, उस काम को कैसे और बेहतर किया जा सकता है, ये हमारे पूरी तरह से एनाटॉमी पे बेस्ड है। तो मेरी एनाटॉमी जितनी बेहतर होगी, आपकी एनाटॉमी जितनी बेहतर होगी, आपका शरीर उतना बेहतर काम करेगा। फिर बात करेंगे फिजियोलॉजी की। तो जो एनाटॉमी बेहतर हुई, लेकिन शरीर फिर भी सही काम नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि फिजियोलॉजी के बीच पे कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो फंक्शन अकेले काम नहीं करते। जैसे थायराइड ग्लैंड। आप योगा टीचर जब भी सुनते हैं हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपरथायराइडिज्म है, सब कहते हैं उज्जाई करो, सर्वांगासन कर लो, मत्स्यासन कर लो। भैया, यहाँ पे प्रॉब्लम है? नहीं, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। थायराइड में, थायराइड ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जब थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम नहीं है, तो थायराइड ग्लैंड में टेंशन क्यों करनी? क्यों इसको खींचना है, क्यों इसको सिकोड़ना है, क्यों इसको परेशान करना? प्रॉब्लम तो यहाँ चल रही है। प्रॉब्लम तो हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस टीआरएच नहीं रिलीज कर रहा। जब टीआरएच नहीं आएगा तो क्या करेगी? पिट्यूटरी टीएसएच नहीं सिक्रीट करेगी। और आप रिपोर्ट में देखते हो ना, टीएसएच का लेवल लो है या टीएसएच का लेवल हाई है। तो प्रॉब्लम कहीं और चल रही है, ट्रेन को जो। ऐसी बहुत सारी बीमारी है, जैसे पीसीओडी। पीसीओडी सुनते ही लोग क्या करते हैं? एकदम से पैरों के पीछे पड़ जाते हैं कि पैरों को खोलो, एकदम पेल्विक एरिया को खोलने लगते हैं, पैर फैलाने वाली एक्सरसाइज करने लगते हैं। उनको लगता है एकदम बस पेल्विक एरिया को तो जितना फाड़ दोगे उतना बेहतर। भाई, प्रॉब्लम यूट्रस में नहीं है, ओवरी में है ही नहीं। तो जब ओवरी, यूट्रस में प्रॉब्लम ही नहीं है, तो ओवरी और यूट्रस को टॉर्चर क्यों? प्रॉब्लम तो कहीं और है। प्रॉब्लम पक रही है यहाँ या लिवर पे। लिवर और आपका हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, ये मिलके खिचड़ी पका रहे हैं, जिसकी वजह से परेशान कौन हो रहा है? ओवरी। और ओवरी परेशान हो रही है तो वो यूट्रस को परेशान कर रही है। तो इस चीज को कहते हैं पैथोफिजियोलॉजी, कि कोई भी बीमारी में क्या फिजियोलॉजिकल चेंज होते हैं। जैसे डायबिटीज है, डायबिटीज और जो प्री डायबिटीज है, जिसको आप बोलते हो कि इंसान के बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया। तो प्री डायबिटिक और डायबिटिक में अगर मैं बात करूं, तो प्री डायबिटिक ज्यादा खतरनाक, डायबिटीज इतना खतरनाक नहीं है। डायबिटीज तो भगवान उसको देते हैं जिसको बहुत प्यार करते हैं। तो हर बीमारी की पैथोफिजियोलॉजी आप जानोगे, शुरू कहाँ से हो रही है, बीमारी के पीछे कारण को। और जब कारण समझ में आ जाएगा तो उसका निवारण तो बड़ा आसान हो जाएगा। दूसरा, थेरेपेटिक टीचिंग टेक्निक सीखोगे। थेरेपेटिक टीचिंग टेक्निक का मतलब ये होता है कि कारण जो है, उस कारण का इलाज करो, ना कि पूरी बॉडी को टॉर्चर करते। सूर्य नमस्कार कर लो जी, सूर्य नमस्कार बहुत अच्छी चीज है, सब ठीक हो जाए। जब कुछ समझ में ना आए तो प्राणायाम कर लो, सबसे अच्छी चीज है, प्राणायाम से बहुत फायदा। मेडिटेशन कर लो, जब कुछ समझ में ना आए, आराम आराम से करेंगे, धीरे धीरे ज्वाइंट मूवमेंट्स करेंगे, थोड़ा मेडिटेशन करेंगे, थोड़ा ज्यादा, थोड़ा प्राणायाम ज्यादा करेंगे, ठीक हो जाएगा जी, ठीक है। सो ये थेरेपेटिक टीचिंग टेक्निक समझोगे आप। जैसे लोग, बीपी कम होता है या बीपी ज्यादा होता है, बीपी जैसे ही सुनते हैं बीपी ज्यादा है, आगे बिल्कुल नहीं झुकना जी, एकदम थकना नहीं है,
आराम आराम से करिए, ऐसे धीरे धीरे हाथ चलाइए, ऐसे धीरे धीरे हाथ घुमाइए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप बीपी पे आगे झुकोगे तो बीपी जल्दी ठीक होगा, मूवमेंट बढ़ाओगे बीपी जल्दी ठीक होगा। लेकिन तब जब आपको पता होगा बीपी आया क्यों है। बीपी के दो कारण होते हैं, एक फिजियोलॉजिकल कॉज होता है, एक साइकोलॉजिकल कॉज होता है। अगर किसी का साइकोलॉजिकल कॉज की वजह से बीपी बढ़ा हुआ है तो बिल्कुल उसको आगे झुकाने से सर भारी होगा, टेंशन होगी, परेशान होगा, हो सकता है कि बेहोश भी हो जाए। लेकिन अगर कोई फिजियोलॉजिकल कॉज की वजह से बीपी सफर कर रहा है तो उसको जब तक फिजियोलॉजिकल इंप्रूवमेंट नहीं दोगे, मेहनत नहीं कराओगे, सूर्य नमस्कार नहीं कराओगे, उसको एक्सरसाइज नहीं कराओगे, तब तक कैसे ठीक होगा। इसीलिए क्या होता है, डॉक्टर कभी नहीं कहता कि योगा टीचर की वजह से दवाई बंद कर दो। डॉक्टर क्या बोलता है, अच्छा ठीक है जी बीपी नॉर्मल आ रहा है, कोई बात नहीं, दवाई खाते रहो, दवाई खाते रहो, दवाई खाते रहो। तो दवाई बंद तभी होगी जब कारण ठीक होगा। ठीक। तो यहाँ पे आप थेरेपेटिक टीचिंग टेक्निक समझोगे, योग आसनों को एज अ मेडिसिन समझोगे कि कोई आसन कैसे आपके शरीर पे काम करता है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको, तो मुझे लगता है कि आप और बेहतर कनेक्ट कर पाओगे। जैसे एक आसन मानिए, बहुत सरल सा आसन ले लेते हैं, त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन बड़ा सरल सा आसन है और मुझे लगता है कि हर हेल्थ कंडीशन के इंसान को हम करा सकते हैं। त्रिकोण आसन में दोनों पैरों को 3 फीट करीब फैलाया, राइट वाले फीट को राइट साइड टर्न करके फिर धीरे से राइट साइड आप नीचे गए और दूसरे हाथ को ऊपर उठा लिए, सेम साइड वाला त्रिकोण आसन। अब इस त्रिकोण आसन से क्या होगा आपकी बॉडी में कि जब आप त्रिकोण आसन करोगे तो आपके कमर की दोनों तरफ आप देखोगे ना, ऐसे ये पेल्विक एरिया पे एक ऐसा कर्व सा बनता है, उसी के ठीक ऊपर हाइनस में दोनों तरफ किडनी है। तो किडनी के लिए दो आर्टरी आती है जिनको बोलते हैं रीनल आर्टरी। तो जैसे ही आप एक तरफ झुकोगे, एक तरफ की रीनल आर्टरी पे दबाव बनेगा, सिकुड़न आएगी, दूसरी तरफ की रीनल आर्टरी पे ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। तो जब दूसरी तरफ की रीनल आर्टरी पे ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो क्या होगा, किडनी बेहतर होने लगेगी। दूसरा क्या अच्छा फायदा होगा, उसी रीनल आर्टरी की एक एक्सटेंडेड ब्रांच है जो फीमेल्स में यूटेराइन आर्टरी, ओवेरियन आर्टरी बनाती है, और उसी की एक एक्सटेंडेड ब्रांच जो है वो मेसेंट्रिक आर्टरी लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम को जाती है। और अगर मेल की बात करूं तो रीनल आर्टरी की एक्सटेंडेड ब्रांच जो है टेस्टिकुलर आर्टरी, पेनाइल आर्टरी बनाती है और मेसेंट्रिक आर्टरी बनाती है। तो अगर आपने त्रिकोण आसन 30 सेकेंड रोका तो आपको रीनल बेनिफिट्स होंगे। अगर आपने 40 सेकेंड रोका तो फीमेल्स में यूटेराइन बेनिफिट या ओवेरियन बेनिफिट्स होंगे, मेल्स में टेस्टिकुलर बेनिफिट होगा। अगर इसी को 1.5 मिनट तक रोका तो मेसेंट्रिक आर्टरी तक ब्लड फ्लो अच्छा जाएगा, तो क्या होगा, मेसेंट्रिक आर्टरी पे भी बेनिफिट आ जाएगा। तो एक आसन को आपने 30 सेकेंड रोका, 60 सेकेंड रोका या 1.5 मिनट रोका, तो अलग 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 इसके बेनिफिट्स बढ़ते हैं। तो जब आप समझोगे कि कौन सा आसन कहाँ असर कर रहा है, कितनी देर रोकने से कितना असर करेगा, तो आप किसी भी आसन को उतनी देर रोक के उतनी बार करके, अब जैसे मानो किसी की सेहत कंडीशन है ही नहीं जो 1.5 मिनट तक रोक सकते, तो आप उसको 30-30 मिनट 3 बार करा दिए, 1.5 मिनट रोक दिया। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि योग के आसन बने ही इसलिए थे क्योंकि वो आपकी फिजियोलॉजी को इन्फ्लुएंस कर सकते थे, आपकी फिजियोलॉजी को बदल सकते। तो जब आप त्रिकोण आसन करोगे तो इस तरीके से बेनिफिट लोगे। अब इसी को आप वीर आसन या उत्कट आसन से जोड़ दीजिए तो बेनिफिट बदल जाएंगे। इसी चीज को अगर आप थोड़ा सा और दूसरे तरीके से समझना चाहते हो, मंडूक आसन में समझ लीजिए। पैरों को मोड़ दिया मंडूक आसन में और फिर पेट को भी दबा लिया, तो अब क्या होगा, ब्लड न तो पैरों में जा रहा है ढंग से, न पेट पे ढंग से आ रहा है, इस तरफ सब जगह रुक गया। जा कहाँ रहा है, ऊपर की तरफ। तो जब ऊपर की तरफ देखेंगे आप, तो जब ऑर्टा नीचे आती है तो लिवर के पास से बाइफरकेट होके, आज तो हम ऐसे बात कर रहे हैं, आगे जब कोर्स में आप आओगे तो ये सारी चीजें डायग्राम से समझ में आएंगी। तो यहाँ से आपकी एक हेपेटिक आर्टरी निकलती है। ये जो हेपेटिक आर्टरी है वो आपके लिवर को बेहतर करेगी। तो अगर आपका फैटी लिवर है, आपका लिवर माल फंक्शन कर रहा है, सही से बाइल नहीं आ रहा है, तो आपका लिवर बेहतर होगा नहीं, इससे और भी ज्यादा लिवर काम करता है।
वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो भी लिवर कल्पिट है। अगर आपको मानो पीसीओडी है तो भी लिवर कल्पिट है। अगर आपको गैस बन रही है आप तो भी लिवर कल्पिट है। इतना ही नहीं, अगर आपको स्किन डिसऑर्डर्स भी आ रहे हैं तो भी लिवर कल्पिट है। तो लिवर बहुत सारे काम करता है। तो अगर लीवर के प्रॉब्लम्स को समझोगे तो लिवर का अच्छा इलाज कर पाओगे। यही एक्सटेंडेड ब्रांच थोड़ी देर और रुकेगी, अगर 30 सेकंड से ज्यादा रुकेगी तो हेपेटिक आर्टरी के साथ साथ कहाँ बेनिफिट होगा? पेंक्रियाटिक आर्टरी। यही बेनिफिट आगे जाएगा गैस्ट्रिक आर्टरी। तो क्या होगा? स्टमक की प्रॉब्लम, पेंक्रियाज की प्रॉब्लम और लिवर की प्रॉब्लम को इम्प्रूव करेगा। लेकिन कब इम्प्रूव करेगा? जब उस आसन को उस तरीके से उतने मिनट तक किया जाएगा। जब तक उसको उस तरीके से उतने समय तक नहीं किया जाएगा तब टन टन गोपाल है। तो अब चलो लिवर हो गया, बात कर लेते हैं लंग्स की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम लंग्स में होती है। अब लंग्स में पल्मोनरी आर्टरी पे जो ब्लड जाता है वो लोअर वॉल्यूम पे जाता है, पल्मोनरी आर्टरी को हायर वॉल्यूम करके देती है। तो जाहिर सी बात है कि लंग्स का जो इम्प्रूवमेंट है वो तभी हो पाएगा जब लोअर वॉल्यूम का ब्लड मैक्सिमम क्वांटिटी में जाएगा। इसको हो सकता है कुछ लोग अभी नहीं रिलेट कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने बेसिक फिजियोलॉजी मेरे साथ नहीं पढ़ी है। तो आप बस इतना समझ लीजिए कि जब इंफीरियर वेना कावा से ब्लड आपके राइट एट्रियम में आता है ना, हार्ट में आता है, तो हार्ट इसको तेज करके लंग्स को देता है। लंग्स उसको फिर स्लो करता है और फिर हार्ट को देता है। हार्ट फिर उसको फास्ट करके स्किन बॉडी को देता है, सेल्स को देता है, ऑर्गन को देता है। तो ये जो स्लो और फास्ट करने की स्पीड है ना आपके लंग्स की, यही आपके लंग्स की मजबूती और कमजोरी डिसाइड करती है। तो जब आप सुनते हो ना कि कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी करिए तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट होगा, तो जब आप बेहतर तरीके से पल्मोनरी आर्टरी पे ब्लड सप्लाई बढ़ाओगे आफ्टर द कार्डियो तो आपके लंग्स इंप्रूव हो जाएंगे। जैसे मेरे लंग्स अभी इंप्रूव है काफी हद तक। तो ये इम्प्रूवमेंट कैसे आई? सही तरीके से प्रैक्टिस करके। किसी तरीके से ब्रेन है, रिप्रोडक्शन है, मसल्स है, ज्वाइंट्स है, हर चीज को आप इंप्रूव कर सकते हो एक्सरसाइज करके, आसन करके, प्राणायाम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके और ध्यान करके माइंड बॉडी कनेक्शन इंप्रूव कर सकते हो। तो अक्सर क्या होता है कि योगा टीचर बहुत ज्यादा प्राणायाम और ध्यान कराते हैं। भाई प्राणायाम कराने का फायदा ही तब है जब ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन बॉडी बढ़ा दे। अदरवाइज तो सांस भरा निकाला, सांस भरा निकाला, बॉडी में ऑक्सीजन एक सांस भरने पे सिर्फ 4% यूटिलाइज हो रही है। एक हेल्दी इंसान की बात नहीं कर रहा। तो जब ये 4%, 4.25% भी आप ले जाओगे तो काफी बड़ा चेंज आएगा। तो गैसियस एक्सचेंज बड़ी बात नहीं, ऑक्सीजन कंजप्शन बढ़ाना बड़ी बात। तो प्राणायाम करने का फायदा तभी होगा जब क्या होगा? कंजप्शन बढ़ जाएगा। एक्सचेंज करना बिना मतलब की बात है। थोड़ा बहुत 19-20 हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए आप लाइट रिलैक्स एनर्जेटिक फील कर सकते हो। बाद में जहाँ कहानी वहीं की वहीं हो जाएगी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ प्राणायाम बुरी चीज है, सही तरीके से करोगे तो मैक्सिमम बेनिफिट है। ठीक। तो ये हो गया माइंड बॉडी कनेक्शन क्या है, प्राणायाम और मेडिटेशन कैसे करना है। अब लोग बोलते हैं ध्यान लगता ही नहीं। अरे ध्यान लगेगा कैसे जब माइंड बॉडी कनेक्शन ही नहीं हुआ है? तो ध्यान लगेगा नहीं। भाई अगर किसी इंसान का सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक का बैलेंस है ही नहीं और आप बोल रहे हो नहीं ध्यान करो ध्यान करो, बैठो बैठो सोचो सोचो, वहाँ बस सांस को देखो, सांस को देखो, कुछ नहीं करना है, सांस को कहाँ से देखूंगा? भाई मेरा जब सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक बैलेंस ही नहीं है तो मेरा ब्रेन फोकस ही नहीं कर पाएगा। अब जबरदस्ती किसी के कमेंट्री की वजह से मैं थोड़ी देर अगर शांत हो भी जाऊं तो क्या होगा कि वो छोटा सा बेनिफिट दे के चला जाएगा। जैसे मैं डिजर्व तो कर रहा था 5 लाख रुपए, कोई 5,000 रुपए दे के चला गया और मैं ये खुश हो जा रहा हूँ, चलो 5,000 तो मिला कोई बात नहीं। भाई 5,000 रुपए मेरी वैल्यू नहीं है, मेरी वैल्यू तो 5 लाख की है। तो कैसे मैं 5,000 को 5 लाख में बदल लूं, वो सीखना है आपको कि ध्यान कैसे काम करता है, कैसे प्राणायाम था। तो योगा एज अ मेडिसिन में ये सारी चीजें आप सीखेंगे। फिर ये कम्युनिकेशन और क्लाइंट असेसमेंट जो होता है ये बहुत जरूरी चीज होती है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपके ब्लड रिपोर्ट्स देखता है, बोलता है अच्छा आपके सीबीसी में ये एमसीएच कम आ, ये कम आ रहा है,
अच्छा आपका ये वाला सेल बड़ा हुआ है, या कई बार बताता नहीं है, सिर्फ दवाइयां लिख देता है। तो यहाँ पे आपको ब्लड के रिपोर्ट्स देखना, एक्सरे के रिपोर्ट्स, एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इन सब की रिपोर्ट समझना आएगा कि आप कैसे अपने पेशेंट्स को समझ पाओगे, कैसे उससे आपका संवाद होना चाहिए, कैसे आप प्रिस्क्रिप्शन लिखोगे जब आप फ्यूचर में अपनी क्लिनिक बनाओगे, तो किस तरीके से आप प्रिस्क्रिप्शन तैयार करोगे। तो आप अपने पेशेंट से कौन कौन सी इंफॉर्मेशन लोगे, कौन कौन सी चीजें उसकी असिस्ट करोगे, कौन से टेस्ट देखोगे, किसी का अल्ट्रासाउंड देखने की जरूरत होगी, कभी किसी का एक्सरे देखना पड़ेगा, कभी किसी को सिर्फ पूछ के ही काम चल जाएगा। तो ये सारी चीजें यहाँ आप कम्युनिकेशन और क्लाइंट असेसमेंट में समझ जाएंगे। फिर प्रैक्टिकल टीचिंग एक्सपीरियंस भी लेंगे। क्या करेंगे इसमें, इसमें केस स्टडीज तैयार करेंगे और उस केस स्टडीज को पूरा सॉल्व करेंगे। मतलब एक रियल या डमी बीमार खड़ा करेंगे और उसका इलाज करना सीखेंगे। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी। और फिर ये कंटिन्यूड एजुकेशन चलता रहेगा, ऐसा नहीं है कि 3 महीने आप पेपर पढ़ लिए तो बात खत्म। फिर मैं आपको एक कंटिन्यूड लर्निंग प्रोसेस पे लेके आऊंगा, जहां हम हफ्ते में या महीने में एक आध बार कनेक्ट होते रहेंगे, सो दैट आपकी प्रॉब्लम्स जो है, आपके क्लाइंट्स के साथ जो प्रॉब्लम्स है, उनको हम उसी में एड्रेस करते रहेंगे। तो आप देखते हो ना, एक डॉक्टर जो पुराना होता है, एक्सपीरियंस होता जाता है, तो उसकी फीस बढ़ती जाती है। तो आप भी जैसे जैसे पुराने होते जाओगे, कंटिन्यू आपकी एजुकेशन चलती रहेगी, तो आपकी फीस भी बढ़ेगी, आपका नाम भी बढ़ेगा, और आपके पेशेंट्स को फायदा भी ज्यादा मिलने लगेगा। तो ये पूरा कोर्स जो है, इस तरीके से धीरे धीरे आगे लेके चलेंगे। एनाटॉमी फिजियोलॉजी में क्या पढ़ोगे आप, ये देखिए। एनाटॉमी फिजियोलॉजी में जितने सिस्टम है ना, सभी सिस्टम समझने वाले हैं। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव, इंडोक्राइन, नर्वस, लिम्फेटिक। ये सिस्टम अभी तक आपने जैसे पीछे पढ़े वैसे नहीं पढ़े, ये पढ़ोगे कि आखिर परमात्मा ने ये सिस्टम बनाया ही क्यों। लाइक एक एग्जांपल बताता हूँ जो सबसे लीस्ट समझ होती है लोगों के, लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम आखिर भगवान ने क्यों बनाया। लिम्फेटिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसकी वजह से हम मूवमेंट कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम हाथ पैर मोड़ पाते हैं, जिसकी वजह से हम चल पाते हैं। मतलब लिम्फेटिक सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो हमको मसल्स की मजबूती देता है, मसल्स की इलास्टिसिटी देता है। और इसी सिस्टम को सबसे ज्यादा इग्नोर भी किया जाता है। तो अगर आप इस सिस्टम को बेहतर करने जाओगे ना, तो आप बहुत हद तक एक इंसान को हेल्दी कर पाओगे। मस्कुलर स्केलेटन प्रॉब्लम सारी लिम्फेटिक सिस्टम, वो पढ़ते हो ना आपकी, लैक्टिक एसिड रिमूवल नहीं हो रहा है, लैक्टिक एसिड स्टोर हो गया जिसकी वजह से अकड़न आ गई है, सब लिम्फेटिक सिस्टम की वजह से। नर्वस सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये ऐसा सिस्टम है जिसपे तो बात ही नहीं की जाती। स्कूल टाइम में तो मुझे याद है कि ज्यादातर स्कूल्स पे पढ़ाया ही नहीं जाता था। मैं बहुत लकी था कि मेरी टीचर अच्छी थी, उन्होंने मुझे 10th में ही पढ़ाया था। लेकिन ज्यादातर जगहों पे मैं ये देखता हूँ कि पढ़ाया ही नहीं जाता। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बीमारियां जो है ना, पहले फिजिकल लगती हैं, बाद में ये साइकोलॉजिकल हो जाती है। तो हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बीमारियां भी बहुत अच्छे से समझेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी समझेंगे, क्योंकि ईश्वर ने ये बहुत अच्छी चीज के लिए, अच्छी समझ के लिए हमको तैयार करके दिया था। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे हम। इसका मतलब नहीं सिर्फ रिप्रोडक्टिव पढ़ेंगे, मैं ये बता रहा हूँ रिप्रोडक्टिव को भी ढंग से पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी, सर्कुलेटरी, इन सारी चीजों को उस तरीके से पढ़ेंगे कि आखिर ये बने क्यों हैं, कैसे काम करते हैं, इनका मतलब क्या है। लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम अभी मैं बता रहा था आपको कि कैसे काम करता है, या सर्कुलेटरी सिस्टम आपका कैसे काम करता है। तो ये बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम। फिर बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी। अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि पैथोफिजियोलॉजी का मतलब होता है कि नॉर्मल स्थिति में जो फिजियोलॉजी है उससे अलग। जैसे नॉर्मल स्थिति में मेरे लंग्स का काम है एयर को स्टोर करना और फिर ब्लड को देना। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी आती है कि मेरा लंग्स एयर स्टोर नहीं कर पाता। कौन सी कंडीशन आती है, एक कंडीशन आती है जिसको बोलते हैं ब्रोंकाइटिस।
जिसमें सांस नलियां सूज जाती है, हवा कम आती है और लंग्स की टाइडल कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है। और कुछ कंडीशन ऐसी आती है जिसमें टाइडल कैपेसिटी बढ़ जाती है, मतलब मेरे लंग्स में स्टोरेज बढ़ जाएगा, मेरे लंग्स में ज्यादा हवा इकट्ठी हो पाएगी, मेरे लंग्स में ज्यादा हवा इकट्ठी हो पाएगी। ये कंडीशन आती है प्रेगनेंसी में। लेकिन उसके बाद भी सांस फूल रही है। प्रेगनेंसी में आप देखते हो ना, प्रेग्नेंट मदर्स को सांस फूल रही है जबकि उनके पास स्टोरेज बढ़ गया है। तो ये पैथोफिजियोलॉजी है, किसी भी सिस्टम का, किसी भी फंक्शन का सही रूप से काम न करना, या किसी भी बीमारी में आपके शरीर में क्या फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस आते हैं, ये पैथोफिजियोलॉजी में। उसके बाद हम बात करेंगे मस्कुलर स्केलेटन डिजीजेस क्या है, मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम बना कैसे है, इसमें अगर कोई बीमारी आई तो किस वजह से आई, इसके लिए कौन कौन से रिक्वायर्ड इन्वेस्टिगेशन। तो ये बीमारी पढ़ने का हमारा तरीका हो। मैं यहाँ पे आपको जो बीमारियां पढ़ाने वाला हूँ सिस्टम वाइज पढ़ाने वाला हूँ, जिससे वो आपको याद रहे। यहाँ मैं आपको इस तरीके से बीमारियां पढ़ाने वाला हूँ, जैसे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में पेन्स कितने आते हैं, है ना, उन पेन्स का कारण क्या होता है, ये सारी चीजें कैसे बेहतर होंगी। तो ये सारी चीजें यहाँ आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पाओगे। सर्जिकल कंडीशंस कुछ अगर मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की हैं तो वुन पे फिर आपका क्या यौगिक अप्रोच होगा। तो ये सब कुछ, जैसे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में कौन कौन सी टेस्ट और चीजें होती है ना, जैसे आपने सुना होगा कि एक्सरे करते हैं या एमआरआई करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं। तो किसका एक्सरे करने की जरूरत पड़ सकती है, किसका एमआरआई, किसका सीटी स्कैन करने की जरूरत पड़ सकती है, या कौन सा ब्लड टेस्ट करके हम मसल्स की हेल्थ को समझ सकते हैं। तो सारी चीजें लाइक मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम डिजीज क्या होती हैं, कैसे बीमारियां शुरू हो रही हैं, उनका क्या लक्षण होगा, कौन कौन से रेस्पिरेटरी सिस्टम के इन्वेस्टिगेशन हैं, सारी सर्जिकल कंडीशन, उनका यौगिक मैनेजमेंट। तो ये हम सिस्टम वाइज हर सिस्टम पे बात करेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम पे भी हम डिटेल में बात करेंगे कि कौन कौन सी सर्जिकल कंडीशन है, कौन कौन से डिजीजेस हैं, उनका क्या सिम्टम्स है, इन्वेस्टिगेशन है। या डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। कुछ लोग कहते हैं सारी बीमारियों का जड़ पेट है, लेकिन पेट कैसे रोल प्ले कर रहा है वो डिटेल में समझेंगे। फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये ऐसा सिस्टम है जिसकी बीमारी बहुत तकलीफ के बाद ही समझ में आती है। जब किडनी फेल हो जाता है तब तक आदमी को पता ही नहीं चलता किडनी में गड़बड़ चलती है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऐसी बीमारियां हैं जिनपे लोग बात भी नहीं करते। पीसीओडी तो चलिए अभी थोड़ी पॉपुलर हो गई है, लेकिन किसी फीमेल को ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, इस पे कोई बात ही नहीं करता। किसी फीमेल को वेजाइनल डिस्चार्ज कैसे हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, कोई बात ही नहीं करता। किसी फीमेल के यूट्रस में सूजन है, पॉलिप्स है, फाइब्रॉइड्स है, कोई बात ही नहीं कर रहा आज। फीमेल्स से ज्यादा बुरा हाल मेल्स के लिए, क्योंकि फीमेल्स के लिए फिर भी एक डेडिकेटेड गायनकोलॉजिस्ट होती है जहाँ फीमेल बेचारी जाके अपनी सारी बातें बोल पाती है। मेल्स बेचारे और परेशान है। कोई नीम हकीम खतरा जान के पास जा रहा है तो कहीं जा रहा है। मेल्स में कोई न तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन पे बात करता है, ना कोई इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पे बात करता है। सब सिर्फ क्या कर रहे हैं, नीम हकीम करे जा रहे हैं। तो इसको कैसे बेहतर ठीक कर सकते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, योग से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन दोनों ही बेहतर किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारी मेल्स में प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स हैं, या स्पर्मेटोरिया की प्रॉब्लम है। कई बार मेल्स में सेमेन नहीं आता, प्रोटीन यूरिया आने लगता है, कुछ यूटीआई इन्फेक्शन होते हैं। ये तो फीमेल मेल दोनों में होते हैं। तो इससे बहुत सारी कंडीशन, या मेल्स की कुछ अगर सर्जिकल कंडीशन, या फीमेल्स की कोई सर्जिकल कंडीशन, किसका यूट्रस रिमूव हो गया तो यूट्रस रिमूव के बाद क्या करना है, किसी की ओवरी रिमूवल हुआ है, किसी का फाइब्रॉइड हुआ है, किसी की हिस्ट्रोस्कोपी हुई है, कोई भी टेस्ट, कोई भी सर्जरी हुई है, तो क्या है, कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं। आजकल कैंसर सर्जरीज बहुत हो रही है, तो कैंसर सर्जरीज पे कैसे इम्प्रूवमेंट होगा, वो सारी चीजें। इंडोक्राइन सिस्टम, अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था थायराइड ग्लैंड की। तो इंडोक्राइन सिस्टम कैसे रेगुलेट होता है, अगर आपके एड्रिनल ग्लैंड में प्रॉब्लम है तो एड्रिनल ग्लैंड को कैसे इन्फ्लुएंस करोगे, है ना। किडनी कैसे डिफेक्ट हो रही है इंडोक्राइन सिस्टम की वजह से, या आपको पता है आप कितना यूरिन निकालते हो, ये आपका इंडोक्राइन सिस्टम डिसाइड करता है। आप अभी पानी पीजिए, 50 मिनट बाद आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा,
क्योंकि आपके एंडोक्राइन सिस्टम ने ये पानी रजिस्टर नहीं किया। हाँ, अगर आप अक्सर पीते होंगे तो नहीं निकालेंगे। मतलब कहने का कि अगर आप किसी दिन उत्साह में आके ज्यादा पानी पी लीजिए तो वो पानी आपके शरीर को यूज में नहीं आएगा, बाहर निकाल दीजिए। तो ये बीपी का बड़ा कारण होता है। जितने लोगों में बीपी लो होता है उनमें बहुत बड़ा रीजन ये है। कई बार बीपी हाई होने में आप देखते हो, जब बीपी हाई होता है तो डॉक्टर पेशाब उतारने की दवाई देता है, डाइटोर वगैरह देता है, ऐसी दवाइयां जो डायूरेटिक होती हैं, ऐसी दवाइयां देते हैं। तो इंडोक्राइन सिस्टम का बड़ा रोल है। इंडोक्राइन सिस्टम बीमारियां, सारे सिम्टम्स, सर्जिकल कंडीशन और उनका सारा मैनेजमेंट। तो यहाँ आप सारे हार्मोन्स की रिपोर्ट पढ़ना समझ जाओगे कि हाइपरप्रोलैक्टिनिया क्या है, प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ेगा तो क्या दिक्कत आ जाएगी, या एफएसएच, एलएच, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, सारे हार्मोन, है ना। आज एक बहुत कॉमन चीज आप लोग सुनते आ रहे हो कि पीनियल एक्टिवेशन। तो ये पीनियल एक्टिवेशन क्या है, या आप अक्सर सुनते आ रहे हो बायो क्लॉक। बायो क्लॉक वाले बोलते हैं सुबह 4 बजे उठ जाओ, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ। ऐसा बिल्कुल नहीं। जो इंसान रात को काम करता है क्या करेगा, वो तो दिन में सोएगा ना। तो क्या है बायो क्लॉक, कैसे काम करता है, और कैसे इसको आपकी बॉडी में बेहतर किया जाता है, ये सब कुछ इंडोक्राइन सिस्टम है। तो इसका मतलब ये है कि रात को काम करने वाला भी हेल्दी रह सकता है, जो दिन में सोए और रात को काम करे। और जो दिन में काम करे रात को सोए वो भी हेल्दी रह सकता है। किससे? इंडोक्राइन सिस्टम की हेल्प से। नर्वस सिस्टम, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये ही है जिसकी वजह से आप और हम साथ बैठे हैं। अगर हमारे बीच समझने सीखने की ललक नहीं होती तो हम मानव ही नहीं होते। तो ये नर्वस सिस्टम शरीर को भी चलाता है और हमारे जीवन को भी चलाता है। तो हम जो मल्टीटास्किंग कर रहे हैं या किसी भी काम में हम बेहतर हो रहे हैं, पढ़ने की जो समझ है, सीखने की जो समझ है। कुछ लोग कहते हैं ना, अरे यार अब तो एज हो गई, अब कोई नई चीज सीखी नहीं जाती, पढ़ी नहीं जाती, या अब मैं चीजें भूलने लगा हूँ या भूलने लगी हूँ। तो सब कुछ नर्वस सिस्टम की कमी की वजह से। इवन इतना ही नहीं, नर्वस सिस्टम आपके बाकी और सारी चीजों को भी कनेक्ट करता है। नर्वस सिस्टम की वजह से कुछ कॉमन चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि नर्वस सिस्टम की वजह से आपका जो इंडोक्राइन सिस्टम है वो गड़बड़ होता है। नर्वस सिस्टम की वजह से आपको अक्सर एसिडिटी होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है। नर्वस सिस्टम की वजह से आपको आईबीएस होता है। नर्वस सिस्टम की वजह से आपको पेन्स होते हैं ना, ये फाइब्रोमाइल्जिया करके एक पेन होता है, कभी कंधे में दर्द हो रहा है, कभी पेट में, कभी पैरों में, कभी ये मूवेबल पेन्स होते हैं। सो फाइब्रोमाइल्जिया होता है नर्वस सिस्टम की वजह। साइटिका तो आप सबको पता ही होगा कि साइटिक नर्व के कंप्रेशन की वजह से होता है। तो ऐसे नर्वस सिस्टम भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके आता है आपकी आपकी बॉडी में। लिम्फेटिक सिस्टम, सबसे पहली शुरुआत ही मैंने इससे की थी क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है हमारी बॉडी में। लिम्फेटिक सिस्टम जिसका जितना अच्छा होगा वो इंसान उतने लंबे समय तक स्वस्थ रहेगा, उसकी बॉडी उतनी लचीली और मजबूत रहेगी। तो आपकी बॉडी को बेहतर बनाने में सबसे बड़ा रोल लिम्फेटिक सिस्टम का। इसीलिए लोग कहते हैं ना, योगा करके फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, योगा करके मसल्स मजबूत हो जाती है। सब कुछ लिम्फेटिक सिस्टम के अच्छे काम करने की वजह से। तो लिम्फेटिक सिस्टम आप बेहतर तरीके से समझोगे। फिर इसके बाद कुछ मेजर सर्जिकल कंडीशंस होती हैं, जैसे किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो गया, किसी का लिवर है, किडनी है, इनका ट्रांसप्लांट हो गया, या किसी की कोई और मेजर सर्जरी हो गई, कैंसर सर्जरी हुई। तो उन सर्जरीज में क्या होता है, जैसे मानो किसी का हार्ट की सर्जरी हुई, किसी को पेसमेकर लगा है, या किसी को बाईपास हुआ है। तो इन सारी कंडीशंस में क्या कर सकते हो, या इन सारी कंडीशंस को कैसे आप बेहतर कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सर्जरी को रिवर्स कर दोगे। हाँ, सर्जरी हो गई है, अब उसके बाद कैसे नॉर्मल ट्रैक पे आना है, कैसे योगा करके अपनी सेहत को बेहतर करना है, वो सारी चीजें यहाँ समझने वाली हैं। सर्जरी में क्या होता है जिसको हमें ध्यान में रखना है। ठीक। तो जब इतना सब कुछ सीख जाओगे आप, तो बेसिकली आप एक ऐसे टीचर बन जाओगे जिसको योग की, जिसको आसनों की, एक्सरसाइज की, प्राणायाम, ध्यान, मुद्रा बंद की, न्यूट्रिशन की अच्छी समझ होगी, जो बीमारी को समझता होगा, जो बीमारी का इलाज कर सकता होगा। और इतना ही नहीं, सबसे अच्छी चीज जो होगी
वो मॉडर्न मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बात कर सकता होगा, अपनी बात डॉक्टर्स को समझा पाएगा, अपनी बात अपने पेशेंट्स को समझा पाएगा, उनका विश्वास जीत पाएगा और उनको ठीक कर पाएगा। तो जब इतनी सारी समझ हो जाएगी तो बीमार तो ठीक होंगे ही होंगे, आपकी आर्थिक समृद्धि भी आएगी। योग में जो सबसे दुख की बात मैं देख रहा था कि योग टीचर्स अपने सर्वाइवल के लिए भी स्ट्रगल करते हैं। कई बार कुछ टीचर ऐसे हैं जो बहुत पैसे बना रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अपना सर्वाइवल भी ढंग से नहीं अर्न कर पा रहे। तो अगर वो सही तरीके से सीखेंगे, लोगों का इलाज करने लगेंगे, तो उनकी आर्थिक संपन्नता भी होगी। और अब तक हजारों स्टूडेंट्स मेरे साथ सीख के फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली इंप्रूव हुए हैं। तो जब वो हुए हैं तो आप क्यों नहीं होंगे? हम्म? ये मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहो तो ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो थैंक यू। ये कोर्स है। अब इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा कि कहाँ आपके मन में कोई शंका है, कोई कंफ्यूजन है, और फिर हम एक आध टॉपिक या आपके कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व भी करेंगे। अगर आपका कोई सवाल है, कुछ आपका डाउट है, तो उसको सॉल्व भी करेंगे। ठीक है? एक एक करके आप हाथ उठाइएगा और फिर मैं आपके सवाल लूंगा। जी बोले। सबको सबको समझ में आ गया? अरे चलिए, रेणु जी ने पहला पहला हाथ उठाया। जी रेणु जी। सर मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे आपने हर चीज के बारे में बताया, पीसीओडी, लिम्फेटिक सिस्टम्स, तो जैसे आपने क्लियर थ्योरी क्लियर करी, तो उसके बाद में हमें आसन कब साथ साथ बताएंगे आप? नहीं, मुझे लग रहा है आप शायद कंफ्यूज हो गई। मैंने ये कहा था कि हम प्रैक्टिकली इसको सीखेंगे भी। लाइक आसन जैसे, पहले मैं आपको यही समझाने वाला हूँ कि कौन सा आसन, कौन सी एक्सरसाइज, कौन सा मुद्रा बंद या कौन सा सत्कर्म कैसे काम करता है। लाइक आपने 50 दवाइयां पढ़ ली है ना, जब एमबीबीएस पढ़ते हैं या जब आयुर्वेद का बीएमएस पढ़ते हैं, तो पहले उनको दवाइयां पढ़ाई जाती है, बताया जाता है कि ये दवाई ये काम करती है, ये दवाई ये काम करती है, ये दवाई ये काम। फिर बीमारी बताई जाती है कि बीमारी में ये होता है, ये होता है, ये होता है। तो फिर दवाई को उस बीमारी में जोड़ दिया जाता है। इसको बोलते हैं प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। तो उसमें क्या होता है, बीमारी पढ़ते हैं और फिर दवाई को जोड़ते हैं, बीमारी पढ़ते हैं फिर दवाई को जोड़ते हैं। तो हम हर बीमारी के साथ उस पे कौन कौन से आसन, कौन से प्राणायाम, कौन सी एक्सरसाइज बेहतर होगी, सब पढ़ने वाले और सब प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। ऐसे नहीं है कि मुंह से बोल दिया। आप प्रॉपर करके प्रैक्टिस करेंगी, ये भी समझेंगी कितने सेकंड तक करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, कौन सा आसन नहीं करना है, सब बहुत डिटेल से समझेंगे। ओके सर, इसका आपने शायद ऑनलाइन रिकॉर्डिंग देंगे या फिर हमें कोई फिक्स टाइम होगा? जी देखिए, ये कोर्स है हर रोज 9 to 10 इवनिंग में पढ़ाया जाएगा और साथ साथ रिकॉर्ड भी होगा। तो इन केस अगर आप 9 बजे नहीं अटेंड कर पाई, तो वो रिकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अवेलेबल हो जाएगा, वो वहां से आप देख सकती हैं। ओके, 9 to 10 रहेगा टाइम इसका रात हाँ, को? रात को 9 to वेरी 10 का टाइम रहेगा बैच का। और नेक्स्ट ओके, डे, वेरी सुटेबल। हाँ, नेक्स्ट डे इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। तो जिनको भी अगर कुछ डाउट है तो रिकॉर्डिंग दोबारा देख सकते हैं। किसी को अपने नोट्स बनाने हैं, रिकॉर्डिंग देख सकता है। किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो वहां से नोट डाउन करके दोबारा पूछ सकता है। कोई टॉपिक अगर आपको लगा कि नहीं यार, ये अभी मुझे नहीं क्लियर हुआ, 2 बार सुन लिया नहीं समझ में आया, तो पूछ लिया। तो मतलब ये कोर्स रोज के रोज ऐसे चलेगा कि आप सुनोगे, समझोगे, पढ़ोगे, और फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रहा तो उसको दोबारा पूछोगे, दोबारा समझोगे। तो बहुत जी ही सिंपल सर, तरीके से चलेगी। हाँ, सॉरी, आप हमें जो रिकॉर्डिंग, जो हमें नोट्स बनाने, आप हमें प्रोवाइड करोगे या हम खुद ही अपना एक पैटर्न तो बताओगे, या आप खुद अच्छा, हमें कर लिखना स्कूल स्कूल में आपने कभी किसी टीचर ने नोट्स बना के आपको डिस्ट्रीब्यूट किया था?
नहीं, एक बार गाइड गाइड करोगे ना, मैं बताती हूँ अभी आपको। आई राइट लाइक दिस। यही सही तरीका है। हमने स्कूल कॉलेज में यही तरीका किया था। तो जब आप मेरे साथ पढ़ेंगे ना, तो मेरे साथ भी यही होगा कि आप पेपर पेन लेके बैठेंगे, आपने जो सुना उसको नोट कर ले, क्योंकि यहाँ स्क्रीन पे वो चीज आपको दिखेगी। अब उसको लिखोगे तो आपका दिमाग क्या करेगा, सबकॉन्शियसली उसको क्या करेगा, मेमोराइज करता जाएगा, है ना। तो जी। जैसे कई बार क्या होता है, अब जैसे लिगामेंट्स और टेंडन्स, इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। इसी तरीके से लोगों को मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन में प्रॉब्लम आती है। कुछ लोगों को बहुत कॉमन चीज है, जैसे साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी की बात करूं तो नेफ्रॉन सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करता है। अब ये नेफ्रॉन वर्ड कुछ लोगों को नया लग सकता है। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, चुन चुन के उसको एब्जॉर्ब करता है। तो जो टर्मिनोलॉजी के वर्ड्स आएंगे ना, अगर आप उनको एक बार लिखते जाओगे, जैसे मानो आपने लिखा फाइब्रोमाइल्जिया, तो एक बार आपने फाइब्रोमाइल्जिया लिख लिया, आपने लिख लिया एसाइटिस। एसाइटिस मतलब आइटिस वर्ड जुड़ा है, सूजन है। तो अगर मैं साइनोसाइटिस बताऊं तो भी सूजन है, मैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बताऊं तो भी सूजन है, मैं अगर इसको लंबोसिस बता दूं तो भी सूजन है ना। आइटिस वर्ड कहीं भी जोड़ते जाएंगे तो सूजन मिलती जाएगी। तो टर्मिनोलॉजी को लिखेंगे तो जल्दी याद हो जाए। और हालांकि मैं इस जी। कोर्स को इतना सरल तरीके से डिजाइन किया हूँ कि कुछ भी टर्मिनोलॉजी इतनी डिफिकल्ट नहीं लगे कि वो अपने आप याद होती जाए, आम बोलचाल की हम्म। भाषा में। हाँ, वही लगा ना, कुछ जैसे वर्ड है, डॉक्टरी वर्ड है, तो थोड़ा सा माइंड में सेट करने के लिए हाँ, ये तो ऐसे। ये कुछ लोगों की, मुझे लगता है ना, जब मैं पढ़ने गया था ना, तो पहली क्लास में सच बता रहा हूँ मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मतलब मेरे एनाटॉमी के डीन पढ़ा रहे थे, और वो इतने एक्सपीरियंस थे कि वो बस फटाफट 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 बोले जा रहे थे। मुझे बोन्स के नाम समझ में नहीं आ रहे थे कि कब वो ह्यूमरस बोल रहे हैं, कब वो रेडियस बोल रहे हैं, कब वो अल्ना बोल रहे हैं, कब वो पिसिफॉर्म बोल गए, क्या बोल गए। मुझे लग रहा था ये क्या क्या मसाले बताए जा रहे हैं। मैं चुपचाप पहली क्लास में ऐसे बैठा। 3 दिन लगे मुझे बोन्स के नाम का उच्चारण सीखने में, हम्म। और फिर मुझे समझ में आया कि यार ये ऐसे नहीं होगा। फिर मैं टीचरों से पढ़ता था, उसको सिंपल करके अपने साथ के स्टूडेंट्स को पढ़ाता। ये मेरे मेडिकल कॉलेज के डेज थे। और जब मैं फाइनल ईयर में था, इंटर्नशिप कर रहा था, तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को फिजियोलॉजी पढ़ाता था। मतलब क्योंकि मैं सीनियर था, रोज हॉस्पिटल आना जाना था, साल भर मुझे वही करना था, तो मुझे लगा यार कि जूनियर्स के साथ थोड़ा इंटरेक्शन रहेगा। तो मैं स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके फ्री टाइम पे फिजियोलॉजी पढ़ाता था। सब कहते थे यार आप इतना इजी बोल देते हो टीचर। तो और मेरे को पता था कि हमारे जो ऋषि शुक्ला सर थे, वो बहुत ही डिफिकल्ट लैंग्वेज में बात करते थे। मतलब वो, पता नहीं उनको सरल भाषा में बोलना बुरा लगता था, या उनको लगता था यार मैं डॉक्टर हूँ, मैं क्यों सिंपल बोलूं। तो मुझे बड़ा मजा आता था उनकी चीजों को सिंपल करने में। और वही हाँ। आदत अभी तक बनी हुई है। इवन जब मैं मेडिकल कॉलेज गया योग पढ़ने, वहां पे भी मैंने यही देखा कि डॉक्टर, इवन योगा के जितने भी कॉन्फ्रेंसेस हैं, मैं इसीलिए आयुष डिपार्टमेंट से दूरी बना लिया। क्योंकि करते क्या है कि एक तो चीजों को बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, दूसरा सबके लिए इजी अप्रोचेबल नहीं बनाते। मैंने एक रिसर्च की थी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज पे। 4 महीने सोया ज्यादा ढंग से नहीं, मैंने इतनी डिटेल्ड स्टडी की, और मेरे को सर्टिफिकेट देके ये कहा गया कि वो सीनियर है, साउथ से आए हैं, 80s में है, उनको उनका टॉपिक सेम है, उनको प्रेजेंट करने दो और आपको हम सर्टिफिकेट दे देंगे। तो मैं सर्टिफिकेट के लिए तो मेहनत ही नहीं कर रहा था ना, मैं तो चाह रहा था कि मैं बहुत लोगों को समझा पाऊँ, योगा टीचर्स को, क्योंकि पूरे भारत भर से योगा टीचर आ रहे हैं। तो या। फिर मैंने कहा नहीं, मैं गवर्नमेंट के लिए नहीं काम कर पाऊँ। मैं एम्स पे काफी समय तक रहा। एम्स में भी यही देखा कि मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, मैं इंडिया के पहले गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से पढ़ी, बीएन टंडन, ओके। जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के पायनियर माने जाते हैं, जिन्होंने स्टार्ट किया। वो कार्डियोलॉजी पढ़ने गए थे, फिर वहां गैस्ट्रोएंटरोलॉजी देखी, तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी पढ़ के इंडिया आए। 15 बार उन्होंने इंदिरा गांधी को लिखा, तब जाके गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का डिपार्टमेंट स्टार्ट हुआ। तो उनसे ओके। एक चीज समझ में आई कि पेट कभी बीमार ही नहीं होता। और ये सच्ची बात है, पेट कभी बीमार नहीं होता।
आप सबने सुना है ना, ओके। मीराबाई ने जहर पी लिया था और कुछ नहीं हुआ था। ये सिर्फ हम्म। मीराबाई को नहीं, आप सबके साथ हो सकता है। मीराबाई कुछ हम्म स्पेशल नहीं थी, बस हम्म उनका हम्म, इंडोक्राइन सिस्टम अच्छा काम करता था। हमारा भी अच्छा काम करेगा, हम भी जहर पी सकते हैं। आप देखते हो ना, कभी कभी शादी वादी में जब खाना खराब हो जाता है तो खाते 50 लोग हैं, पेट खराब 10 लोगों का होता सीरियसली ये मेरे है। साथ होता है। ये हमारे हमारे सिस्टम की खासियत है। हमारा स्टमक जो है ना, वो स्टरलाइजेशन का सबसे बेहतर फैक्ट्री है। ओके। कुछ भी, कितनी भी जहरीली चीज डाल दो, स्टरलाइज कर देगा उसको। फिर भी सोचो, आज हम जहर खा रहे हैं और हमारे लिवर को डैमेज कर रहा है या दूसरे ऑर्गन्स को डैमेज कर रहा है, क्योंकि स्टमक अच्छे से काम नहीं करता। तो मतलब साइंस इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है। सिर्फ जरूरत क्या है, कोई सही से समझाए और कोई सही से समझे। तो यहाँ मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितना सरल हो सके उतना सरल आपको समझाऊं, और आप उसको उतनी बेहतर तरीके से अपनाओ और लोगों तक पहुंचाओ। इस कोर्स का मकसद पैसे कमाना नहीं है। इस कोर्स का मकसद है योग टीचरों को सम्मान दिलाना, योग टीचरों को एक जो आर्थिक आजादी होती है ना। कई बार क्या होता है, लोग पार्ट टाइम योगा टीचर बनते हैं। जी मेरी तो दुकान है, मैं पार्ट टाइम में सुबह शाम योगा करा लेता हूँ। मैं आईटी में वर्क कर रहा हूँ, लेकिन मॉर्निंग में अपनी फिटनेस के लिए 1 घंटे योगा सिखा। ऐसा नहीं है, ये फुल टाइम प्रोफेशन है। आप हर रोज 10 से 15 पेशेंट देख सकते हो, और आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बेहतर हो गई है कि इंडिया में बैठ के पूरे विश्व में आप पेशेंट देख सकते हो। और मैं नोएडा में बहुत बैठ के, मुझे लगता है भारत के हर कोने के लोगों का इलाज कर चुका हूं। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो आप सब क्यों नहीं। ना तो मेरी सींग उगी हुई है, ना मेरे 4 हाथ पैर। सर मैं फिटनेस ट्रेनर हूँ 20 साल से इस फील्ड में। तो मैं आपको शायद और लोग भी सुने, तो मैं इसलिए ये एक बात बताना चाहती हूँ। मेरे पास ऐसे ऐसे क्रिटिकल पेशेंट्स आते हैं जिनके नीज बिल्कुल डॉक्टर बोलता था भाई रिप्लेस करा लो। इवन कि हमारा यहाँ, हमारा क्या, हम जहाँ मैं वर्क करती हूँ वहां एक बहुत बड़ा जिम है, हैमर फिटनेस। तो आप मानोगे नहीं, वहां के भी मतलब अब नाम नहीं लूंगी मैं किसी का, मतलब इतने लोगों को मैंने नीज ठीक कर दिए ना, जिनके डॉक्टर ने बोला एक्सरे एमआरआई रिपोर्ट देख के यूं फेंकी कि भाई जाओ चले जाओ। और एक्सरसाइज इतना हील करती है ना। मैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तो मतलब इसमें तो मैं आपकी बात से सिर्फ सहमत ही नहीं हूँ। मैं तो, हो सकता है आप उसके पीछे का साइंस न समझती हो, मैं उसके पीछे का साइंस भी बता सकता हूँ कि कैसे हील करती है। मतलब जब आप नी स्ट्रेंथन एक्सरसाइजेस कराते हो तो क्या चेंजेस आता है। अब जैसे किसी के घुटने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, कार्टिलेज डैमेज होने लगती है। कार्टिलेज डैमेज होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि उसके भीतर जो साइनोवियल फ्लूइड है, वो सेमी लिक्विड की जगह सेमी सॉलिड में टर्न होने लगा। अब वो सेमी सॉलिड में क्यों टर्न हो रहा है, क्योंकि उसके भीतर एक दूसरा कंपोनेंट जुड़ता जा रहा है, जिसको बोलते हैं यूरिक एसिड। यूरिक एसिड बुरी चीज नहीं है, ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज है। ओके। लेकिन जब यूरिक एसिड की वजह से ही आप वेट लॉस करते हो, तो और जितने लोग ये आपके बात तो हेल्थ, पहली बार पता लगा हमें, पहली बार। तो यूरिक एसिड बुरी चीज नहीं है। यूरिक एसिड हम सबकी बॉडी में बनता है। ओके। जब आप प्रोटीन खाते हो टूटता है तो यूरिक एसिड ही बनता है। और ठीक है ठीक है। वो यूरिक एसिड आपके प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में बहुत हेल्प करता है। वो यूरिक एसिड आपका फैट का मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करता है, आपके किडनी को अच्छा रखता है, आपके लिवर को अच्छा रखता है। लेकिन जब क्या होता है कि कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं और लिवर इस यूरिक एसिड को सही तरीके से प्रोसेस नहीं करता, तो ये ब्लड में बढ़ने लगता है। जब ये ब्लड में बढ़ेगा तो क्या होगा, किडनी बोलेगा थैंक यू भाई साहब, मेरे को नहीं चाहिए, तुम भागो यहाँ से। तो वो ब्लड में घूमता घूमता क्या करेगा, अपने लिए कोई कोना ढूंढेगा। अब साइनोवियल फ्लूइड जो है ना, थोड़ा दब्बू टाइप का या थोड़ा ये कहो ऐसे डरपोक टाइप का इंसान है। तो उस पे जब यूरिक एसिड जाता है, बोलता है कि यार मैं यहाँ रहूंगा, तो साइनोवियल फ्लूइड बना नहीं कर पाता, तो वो धीरे से पहले घुसता है। तो फिर क्या होता है, मूवमेंट थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। फिर धीरे धीरे वो अपने सारे भाइयों को बोलता है आ जाओ यहाँ जगह है। तो सारे साइनोवियल जॉइंट्स पे यूरिक एसिड डिपॉजिट होने लगता है। तो क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड आपका जो है वो सेमी लिक्विड की जगह सेमी सॉलिड में टर्न हो गया। तो जब सेमी सॉलिड में टर्न होगा तो क्या होगा, रगड़ खाएगा। कोई भी चीज जब पथरीली होगी, ककड़ीली होगी तो रगड़ खाएगी। रगड़ खाएगी तो हम्म। डिजनरेशन होगा।
तो आपके कार्टिलेज में डिजनरेशन होने लगा। तो अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो ये यूरिक एसिड का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, जो थोड़ा बहुत यूरिक एसिड है वो किडनी भैया बाहर फिल्टर करने लगे, तो आपके ज्वाइंट से धीरे धीरे यूरिक एसिड बाहर ब्लड में अपना स्पेस बनाने लगेगा, तो आपके ओके। ज्वाइंट हेल्दी होने लगेंगे। आप देखोगे कि वो जो रगड़ है कम हो गई, तो इम्प्रूवमेंट हम्म। आ गया। अब ये इम्प्रूवमेंट जी। सिर्फ रगड़ कम होने नहीं, ये मजबूती आने से हुई, क्योंकि आसपास की जो मसल्स थी वो मजबूत हुई, तो उन्होंने वेट को संभालना चालू किया। तो सिर्फ घुटने में नहीं, जी। कोई जी। भी बीमारी, अब जैसे बैक पेन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम मैं देखता हूँ, तो बैक पेन क्यों आता है? बैक पेन सिर्फ एक कारण से आता है, पहले लिम्फेटिक सिस्टम ढंग से ना होना, है ना। मैं जैसे चेयर पे बैठा हूँ, आप सब में बहुत सारे लोग चेयर पे घंटों बैठे होते होंगे, या आपके स्टूडेंट्स बहुत देर घंटों में बैठे होंगे, तो क्या होगा, लिम्फेटिक सिस्टम स्लो हो गया। अब ये लिम्फेटिक सिस्टम स्लो क्यों हुआ? पानी पीना कम हो गया। भाई लिम्फेटिक सिस्टम पूरी तरह से पानी पे बेस्ड है, आप पानी पीना अच्छा चालू कर दीजिए, थोड़ी मसल्स की मूवमेंट बढ़ा दीजिए, आप फिर देखोगे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो गई। अब आप एक्सरसाइज कराते हो और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती क्योंकि पानी नहीं जा रहा, पानी ढंग से डालिए, एक्सरसाइज कराइए, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। बहुत सिंपल है, साइंस इतनी मुश्किल नहीं है, सिर्फ जरूरत है समझने की, जानने की। थैंक ठीक यू है। सर, थैंक यू सो मच। हाँ निशा, कुछ कह रहे हैं आप? हाँ, यस सर। सर एक्चुअली मैंने मुझे एक्चुअली थेरापेटिक योगा, मैं योगा 3 से 4 साल से सिखा रही हूँ। मैं खुद 10 साल से कर रही हूँ और 3-4 साल से सिखा रही हूँ मैं। वेरी योगा गुड, टीचर हूँ मैं। वेरी बट गुड। सर मुझे एक्चुअली, मैंने थेरापेटिक योगा पहले भी किया हुआ है। मैंने ये डेमो सेशन ऐसे ही चालू कर दिया बिकॉज, पर मुझे अभी बहुत इंटरेस्ट आ गया आपकी बात सुन के कि मैं इसमें इनरोल होने का सोच रही हूँ। तो मुझे एक्चुअली ये जानना था कि मैंने पहले जो थेरापेटिक किया था, तो उसमें मतलब एनाटॉमी पे बहुत मतलब भार उसी पे था। वो 1 1 आवर दोपहर को लेते थे, 1 आवर प्रैक्टिकल सेशन शाम को लेते थे। तो मैं नाम नहीं लूंगी, बट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा वो कोर्स। और वो उन्होंने पूरा एनाटॉमी पे ही वजन था, और शाम को बस वही रेगुलर एक्सरसाइज जो हम योगा में हमेशा कराते हैं वही था। तो इसमें भी सर एनाटॉमी पे ज्यादा, क्योंकि एक्चुअली आप स्टूडेंट, तो मुझे एनाटॉमी में वो मैं नींद आने लगती थी 1 घंटे मैं में पूरा। मैं आपको बहुत साफ शब्दों में बता रहा हूँ कि मैं यहाँ आपको एक भी मसल्स के नाम याद करने को नहीं कहूँगा, एक भी मसल्स नहीं पढ़ाऊंगा। मैं ये बताऊंगा कि ये वाला आसन करने से इस ओके मसल्स पे जोर पड़े। मैं सिर्फ आपको एक चीज सर, समझाऊंगा आपका कि आवाज नहीं आ रहा मैं आपको सिर्फ ये समझाऊंगा कि जब है। आप किसी आसन पे रुकते हो तो वो आसन आपकी बॉडी में भीतर क्या करता है, क्योंकि बीमारी मसल्स में नहीं होती ना, बीमारी भीतर ओके। होती है। लाइक आपके लिवर में बीमारी होगी तो क्यों होगी? क्योंकि लिवर को सही न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। तो जब लिवर को सही से ब्लड नहीं मिलेगा तो लिवर क्या होगा? कमजोर होगा, तो जो कमजोर होगा तो कम काम करेगा। तो मैं क्या करूंगा, एक ऐसा आसन बनाऊंगा जो लिवर पे ज्यादा ब्लड ले जाए। लिवर पे ज्यादा ब्लड ओके। कैसे जाएगा? जब लिवर के नीचे ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी तो लिवर पे ज्यादा हो जाएगी। ओके। जैसे एक एग्जांपल समझो कि आप एक 4 फ्लोर की बिल्डिंग पे रहते हो और बिल्डिंग के ऊपर एक बड़ा सा टैंक रखा हुआ है। अब आप बताइए, ग्राउंड फ्लोर पे ज्यादा पानी आएगा, फर्स्ट फ्लोर पे ज्यादा पानी आएगा, या सेकंड फ्लोर पे ज्यादा पानी आएगा, या थर्ड फ्लोर पे ज्यादा पानी? ओके। कौन अगर से फ्लोर ऊपर पे आएगा? होगा तो ऊपर, ऊपर होगा टेंट, तो ऊपर वाले फ्लोर पे ज्यादा आएगा ना? नहीं। फर्स्ट फ्लोर पे। ग्राउंड। ठीक, ग्राउंड फ्लोर पे ग्राउंड ग्राउंड सबसे फ्लोर तेज पे पानी आएगा। अच्छा, वो नीचे से रिसेप्शन पे। जाके फिर हाँ, ऊपर। ओके ओके, यस। फिर ऊपर आएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर ऊपर आएगा। ठीक यही स्ट्रक्चर हमारे ऑर्टा का है। हार्ट से एक बड़ी सी ऑर्टा निकलती है, नीचे जाती है, 2 पैरों में डिवाइड होके नीचे तक चली जाती है। सबने देखा ये डायग्राम? यस। अब इसमें समझने वाली एक बात क्या है, मैं एक बार समझा ही देता हूँ आपको। मैं डायग्राम में आता हूँ।
ये देखिए आपकी स्क्रीन पे एक इमेज आई है कैसे हमारी बॉडी पे ब्लड सप्लाई होती है। अब देखिए ये हार्ट है, ठीक है। अच्छा मैं कलर चेंज कर देती हूँ। ये यहाँ पे हार्ट है, ठीक। अब हार्ट से जब ब्लड निकला तो ये एक बड़ी सी पाइप नीचे की ओर आ रही जिसको बोलते हैं ऑर्टा, ठीक। अब ये दोनों पार्ट्स पे डिवाइड हो गई पैरों की तरफ। अब ये ऑर्टा से आप यहाँ समझने के लिए देखिए एक ब्रांच निकली हुई है अलग अलग, ऐसे हर एक ऑर्गन पे अलग 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 ब्रांचेस निकलती जाती है। तो लेकिन जब यहाँ से हार्ट से पानी चलेगा तेज तेज तो पहले कहाँ आएगा, पैरों में। पैरों में। तो अगर मैं पैरों की यहाँ से मानो ब्लड रोक दूं तो पानी ब्लड कहाँ इकट्ठा होगा, ऊपर। यहाँ रोक दूं तो कहाँ इकट्ठा होगा, ऊपर। यहाँ यस। रोक दूं तो कहाँ इकट्ठा होगा, ऊपर। यहाँ अगर ये यहीं पे मैं रोक दूं तो कहाँ इकट्ठा होगा, ऊपर। तो ये बहुत सिंपल सा तरीका है फिजियोलॉजिकली योग आसनों को समझने का, ठीक। तो यहाँ मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि आखिर हमारे पूर्वजों ने आसन ऐसे ही क्यों बनाए। आखिर पश्चिम उत्तान आसन आगे झुक के पेट को क्यों दबा के पैर पकड़ते हैं। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि मैं ऐसे करके झुक जाऊं बोलूं पश्चिम उत्तान आसन है। हम्म। आखिर मैं जब मत्स्य आसन करता हूं तो चेस्ट को फैलाता हूं और गर्दन को पीछे ले जाता हूं। इसका नाम मत्स्यासन क्यों पड़ा। आप सबने बचपन में पढ़ा ना, मछली के गलफड़े बहुत अच्छे होते हैं, मछली सांस लेती है पानी में जिंदा रहती है। तो मछली के जब गलफड़े बेहतर है तो हमारे भी लंग्स को बेहतर करना था। तो जहां हम्म। पल्मोनरी आर्टरी पे ब्लड फ्लो बढ़ा उस आसन का नाम दे दिया गया मत्स्यासन ओके। है। इसी तरीके से हमारे जो पूर्वज थे ना, जो हमारे ऋषि मुनि थे, बड़े साइंटिफिक लोग थे। इनको पता था शरीर में क्या हो रहा है, कौन सा ऑर्गन कैसे काम करता है, उसी हिसाब से उन्होंने आसन बनाए। हमने क्या ओके। किया, हमने उसको मसल्स से समझा, यार ये मसल खींच रही, वो मसल खींच रही। मसल नहीं खींच रही, सर्कुलेशन इंप्रूव हो रहा है। क्योंकि अगर मसल्स में ब्लड नहीं आएगा तो मतलब ही क्या है। तो ब्लड दो तरीके से ट्रेवल करता है। एक ब्लड होता है जिसको हम बोलते हैं आर्टीरियल सर्कुलेशन, जो मेजर आर्टरीज में होता है। दूसरा ब्लड होता है कैपिलर सर्कुलेशन। कैपिलर सर्कुलेशन और आर्टीरियल सर्कुलेशन में डिफरेंस क्या होता है ये देखिए इस डायग्राम में आप समझ सकते हैं। यहाँ देखिए ये जो लंग्स से निकला हार्ट को गया, हार्ट से निकल के लंग्स को गया। अब इसी तरीके से ये बॉडी के सेल तक जाएगा। तो जब हार्ट से निकल के कोई ब्लड आपके सेल में आएगा, मेरी उंगली में जब ब्लड आएगा ना तो मेरी उंगली मजबूत हो जाएगी। ओके। मेरे लंग्स में ब्लड जाएगा तो मेरा लंग्स मजबूत हो जाएगा। मेरे लिवर पे जाएगा, लिवर मजबूत हो जाएगा। किडनी पे जाएगा, किडनी मजबूत हो जाएगा। स्प्लीन पे जाएगा तो स्प्लीन मजबूत हो जाएगा। मेरे स्क्रोटल सैक पे जाएगा, मेरे टेस्टिकल्स पे जाएगा तो मेरे टेस्टिकल्स हेल्दी हो जाएंगे। तो मेरी बॉडी के हर एक सेल पे ब्लड सप्लाई होती है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट सेल है और सेल पे ब्लड सप्लाई है। तो जब ये ब्लड सप्लाई उधर पहुंचेगी तो क्या होगा, न्यूट्रिशन पहुंचेगा। मतलब मम्मा खाना बना के बच्चे को देगी। अब बच्चा खाना खाएगा नहीं खाएगा ये दूसरे फैक्टर्स। तो दूसरे फैक्टर्स कैसे इंप्रूव होंगे, वो होंगे प्यूरिफिकेशन प्रैक्टिस से। इसीलिए सिर्फ आसन नहीं बनाए गए, सत्कर्म भी बनाए गए, एक्सरसाइज बनाई गई। तो जब सत्कर्म एक्सरसाइज ये दोनों चीजें अच्छी कर लेंगे तो क्या होगा, बच्चा खाना खाने लगेगा। जब बच्चे को भूख लगेगी मम्मा खाना बना के देगी तो बच्चा खाएगा। जब बच्चे को भूख नहीं लगेगी मम्मा खाना बना के देगी तो बच्चा क्या करेगा, टेंट्रम करेगा, ठीक। तो अब यस। मम्मा खाना बना के जब देने लगी तो अब मम्मा क्या करेगी, हेल्दी खाना बना के देगी। तो हेल्दी खाना बनाना इस प्राणायाम, कि मैं ओके। अपने ब्लड में ऑक्सीजन के लेवल को इंप्रूव कर दूं। क्योंकि खाना जो बच्चे तक जब पहुंचता है तो क्या पहुंचता है, एक तो ब्लड पहुंचता है, ब्लड में होते हैं न्यूट्रिएंट्स। दूसरा पहुंचता है थायरॉक्सिन, थायराइड ग्लैंड से निकला हुआ एक हार्मोन। तीसरी चीज पहुंचती है ऑक्सीजन।
ये सारी चीजें आपस में मिलकर रिएक्ट करती हैं, तो ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड में, ग्लूकोज जो होता है वो एनर्जी में, कैलोरी वो एटीपी वाला साइंस पढ़ते हो ना आप, कितने किलो कैलोरी मैं बर्न करता हूँ पूरे 24 घंटे, उसमें बदल जाएगा एनर्जी में, और रिजल्ट में आएगा पानी। तो ये ओके पूरा साइंस है आपके न्यूट्रिशन का। जब आपके हर सेल में ये साइंस पूरा होने लगेगा, तो वो सेल क्या होगा, हेल्दी सेल होगा, और ओके वो सेल अच्छे से एक्सक्रीट करेगा, उसका इम्प्रूवमेंट आएगा। तो साइंस बहुत सिंपल है, योग का विज्ञान तो बहुत ही सिंपल, सिर्फ तो आपको सर हमारे जो मैं काट रही हूँ आपको सर बीच में, ये जो 3 महीने का कोर्स रहेगा उसमें हमारा न्यूट्रिशन का भी पढ़ाई होगा, जैसे आपने ये पहले ही बताया कि वो न्यूट्रिशन जीरा का का मत पानी। हाँ, न्यूट्रिशन में देखिए मैं बहुत ओल्ड स्कूल इंसान हूँ, क्योंकि मुझे अपने ऋषि मुनियों की बात बहुत समझ में आती है। तो मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि चिया सीड खा लो, इसमें ये होता है, या पंपकिन सीड खा लो मैग्नीशियम रिच है, ऐसा न्यूट्रिशन नहीं है। अगर आप ऐसे न्यूट्रिशन के लिए आ रहे हो तो माफ करो, मैं मैं मानता हूं कि आप जो भी खाओगे उसको ईश्वर को प्रणाम करके खाओगे, तो आपकी बॉडी उससे न्यूट्रिशन बनाएगी। मेरे दादाजी गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे, तो उस रिटायरमेंट के बाद वो गांव में रहने लगे, और वो 97 की एज तक रहे। गांव में आप समझ सकते हो सीजन की सारी सब्जियां मिलती हैं, दाल चावल रोटी सब्जी मिलते थे उनको, और उनकी हम्म बॉडी में उनके डेथ की कंडीशन तक कोई भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं थी। उन्होंने अपनी ओके लाइफ में कभी कोई सुपर फूड नहीं खाया। ठीक, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपकी इंटेस्टाइन कैसे ऑटोसिंथेसाइज करती है। अब सबसे पढ़ा है कि विटामिन डी मिलता है सूरज से, लेकिन आज देखो सबके विटामिन डी को मिलता है। क्या सूरज भगवान गायब हो गए हैं? उल्टा सूरज भगवान ज्यादा गर्म हो गए हैं। हम्म लेकिन सिंथेसिस का प्रोसेस गड़बड़ हुआ, दैट्स व्हाई प्रॉब्लम आ गई। तो न्यूट्रिशन सिंथेसिस बॉडी करती है। हाँ, मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि फूड कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए, बैलेंस न्यूट्रिशन क्या होना चाहिए, प्रोटीन रेशियो क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट परसेंटेज क्या होना चाहिए, फैट कैसा होना चाहिए, कौन सा अच्छा फैट है, कौन सा बुरा फैट है, क्या अच्छे कॉम मतलब रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से बचना है, प्रोसेस चीजों से बचना है, कौन सी चीजें बचनी, कौन सी चीजें खानी है। मैं ये नहीं बताऊंगा कि सुपर फूड खा लो, मैं ये नहीं बताऊंगा कि इसका पानी पी लो और ठीक हो जाओ, मैं ये नहीं बोलने वाला। क्योंकि ये जो है ना, ये जो चुटके होते हैं, ये सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, पर यूजलेस होते हैं, करने में नहीं होता। है ना। तो हम्म यूजलेस होते हैं। अगर कोई इंसान पतला होना चाहे बिना अपने मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस किए, वो 1 किलो भी नहीं कम कर सकता। ठीक, तो पतला होना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। किसी तरीके से ठीक होना है तो सिस्टमेटिक इम्प्रूवमेंट करना होगा। कोई चुटका नहीं है कि ये 3 चीजें मिलाओ और खा लो ठीक हो जाओ, ऐसा नहीं। हाँ, बिल्कुल आजकल यूट्यूबर बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो कुछ ना कुछ बताते जाते हैं और सब कंफ्यूज मैं होते रहते हैं। तो यूट्यूब का सच्चा विज्ञान मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी ओन करता हूँ यूट्यूब चैनल। यूट्यूब पे सारी चीजें सिर्फ वॉच टाइम के लिए होती हैं, वहां से नॉलेज मत लीजिए। हाँ, कुछ अच्छे क्रिएटर्स हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनको आप जरूर फॉलो कर सकते हैं। पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ वॉच टाइम बढ़ाने के लिए आपके मन की बात बोलते हैं। ओके अब आप 12 बजे तक सोइए और वजन घटाइए 5 किलो हर रोज, ऐसे यूट्यूब के थंबनेल्स होते हैं। बस ये जड़ी बूटी खाइए और सारी बीमारियां दूर भगाइए। आपने अगर चिलगोजे का बीज खा लिया तो आपकी सेहत ऐसी हो जाएगी। तो ये सब फालतू चीजें हैं। तो सच से परिचय होगा, झूठ से पर्दा हटेगा, और पूरी गारंटी है कि इसके बाद आप योग में बड़ी अच्छी समझ रखने लगेंगे, योग के पीछे का विज्ञान समझने लगेंगे। उम्मीद करता हूँ बाकी सबके सवाल अच्छा, एक सवाल और है, बबीता जी बोले। प्रणाम सर। सबको मेरा प्रणाम।
सर, निशा जी ने मेरा क्वेश्चन काफी हद तक क्लियर कर दिया एनाटॉमी का, क्योंकि मैंने अभी लास्ट टाइम हमारे अंकित कायरा सर जी ने भी एनाटॉमी ली थी, और कोशिश की मैंने उस दौरान भी, बहुत अच्छे से समझाया उन्होंने, मैंने समझा भी। पर मैं थोड़ा सा एनाटॉमी को लेके थोड़ा सा मेरे अंदर एक जो कहता है ना मतलब डर सा रहता है कि साइंस और जीव विज्ञान स्टूडेंट्स नहीं रहे हम लोग, तो जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ चीजें होती हैं, जैसे अभी मैंने इग्नू के भी एग्जाम्स दिए हैं, योगा इंस्ट्रक्टर के, तो उसमें भी एनाटॉमी में मेरे पास 2 क्वेश्चंस आए थे मेरे एग्जाम में, उसको भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई हूँ। तो एक तो एनाटॉमी के लिए मेरा आपसे है कि आप एनाटॉमी को थोड़ा सा अच्छे से सरल से, अगर मैं समझ पाऊंगी नहीं समझ पाऊंगी इसका मुझे नहीं इसका पता। इसका मैं बहुत अच्छा सा जवाब देता हूँ। जी आजकल बच्चों के नाम होते हैं अजीब अजीब से, और जी है ना, मतलब ऐसे 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 नाम होते हैं, भार्गवी विद डबल ए। तो जी जब आजकल के बच्चों का नाम हम बोल ले रहे हैं तो एनाटॉमी के वर्ड तो फिर भी बोले जाते हैं। जी सर, ठीक है ठीक, सर, आई विल ट्राई माय बेस्ट, मैं कोशिश करूंगी। और कुछ सर नहीं, दूसरा मेरा वो क्वेश्चन ये। एनाटॉमी के वर्ड भूल जाओ, आप उसका जी मतलब समझो। जी सर, ठीक है इसको सर। क्या बोलते हैं फर्क नहीं पड़ता। ठीक, इसको माउस बोलते हैं, चूहा बोलते हैं, क्या बोलते हैं फर्क नहीं पड़ता, इससे होता क्या है वो जरूरी है। जी इसका सर, यूज आना चाहिए, इसको यूज करना सीख लीजिए, इसका नाम बाद में याद होगा। ठीक है, ठीक है सर। तो बस सर, एक आपने लास्ट वाले में सेशन में बताया था कि केस हमें लास्ट में केस सॉल्व करने के लिए आप देंगे, जो हमारा बिल्कुल। लास्ट ऑब्जर्वेशंस होगी जिसमें हमारी, सर वो जो केस आप सॉल्व करने के लिए देंगे हमें, उसका उसकी चेकिंग और उसके मार्किंग आप सेल्फ से ही करेंगे, या कोई और उसको मार्किंग करेंगे उसके, मतलब अगर मैं मतलब आपको पढ़ा सकता हूँ तो क्या मार्किंग नहीं कर सकता? हाँ सर, मेरा ये क्वेश्चन था। और एक ये था कि जो सर्टिफिकेट्स हमें मिलेंगे वो आदर्श भारत के से ही होगा, या फिर कोई अदर किसी ये से? आयुष मिनिस्ट्री से अप्रूव्ड सर्टिफिकेट है। ओके। ये हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट है, ओके। उसके तत्वाधान में आदर्श भारत के जरिए आपको मिलेगा। जो लोग आदर्श भारत के जरिए आ रहे हैं सबको आदर्श भारत के जरिए मिलेगा, लेकिन ये आयुष मंत्रालय का अप्रूव सर्टिफिकेट होगा, जिसको आप अपने पीछे लगा के अपनी क्लिनिक ओके चला सके। मतलब कल को कोई सर। आके हाँ, आपको पुलिस वाला ये ना कहे कि बेटा जी यहाँ क्लिनिक कैसे खोल लियो, चलो बंद करो। जी, राइट सर, तो दिस इज माय उसके लिए क्वेश्चन। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हाँ, प्रॉपर वैलिड सर्टिफिकेट होगा, क्योंकि भारत में ही नहीं पूरे विश्व में। क्योंकि लोग सर विश्वास हमारी एक तो क्वालिटी के वाइज करते हैं कि हमारी एक फेस वैल्यूज भी होती हैं, अगर फेस वैल्यूज के साथ साथ हमारे पास एक प्रॉपर एक सर्टिफिकेशन से जब हम काम करते हैं, तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है कि हमें कोई गलत प्रूफ नहीं कर पाएगा। आप तो इसीलिए मेरा ये क्वेश्चन था बिल्कुल निश्चिंत कि रहिए। मैं जिस जिस परिवार से आता हूँ, हमारे परिवार की विरासत ही जुडिशरी है, तो हम नियम कायदे कानून से बहुत बंधे हुए लोग। तो हम जी, सब कुछ पहले नियम से करते हैं, उसके बाद आगे उसको अमल में लाते हैं। तो प्रॉपर ठीक है आपका सर। सर्टिफिकेशन बहुत अप्रूव्ड वैलिड सर्टिफिकेट है। और केस केस सर स्टडी जो होगी वो आप ही चेकिंग करेंगे, हमारी जो केस स्टडी होगी, राइट सर। और सर, जहां तक मैं आपको पहचान पा रही हूँ, आई थिंक सो गर्भ संस्कार से मैंने आपको कहीं, आप वहां से, नोएडा से भी शायद आपका कोई वहां है, मैंने जी, मैं एक बार नोएडा में ही हूँ। सर्च किया था तो आपका उसमें रिव्यू आ रहे थे कुछ गर्भ संस्कार संस्कार में। हाँ, मैं प्री नेटल एक्सपर्टीज रखता हूँ, साथ साथ मतलब मैं रिप्रोडक्टिव डिजीजेस पे प्रैक्टिस करता हूँ। तो जी सर। फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स पे मेरी एक्सपर्टीज है। तो हाँ जी। अब तक मैं हजारों कपल्स को बिना आईवीएफ के नेचुरली कंसीव करने में मदद कर चुका हूँ। राइट सर, मैंने आपका सारा वो देखा, आप सारा पढ़ा, तो मुझे आप उसमें से मैंने देखा कि आप उस पे, आपके बहुत अच्छे रिव्यूज हैं उसमें, और बहुत अच्छा लगा वो सब कपल्स का भी रिव्यूज पढ़े थे मैंने। ठीक है सर, मेरे ये 2-3 क्वेश्चन थे। अभी मेरा कुछ मैं क्लास मैंने ज्वाइन की, आपका सेशन पहले वाला भी देखा, ये वाला भी देखा, तो और मेरा एक सर, एक स्टोन के बारे में है, अगर अगर मैं अभी पूछ लूं, पित्त की थैली में जो स्टोन्स वगैरह की जो होती हैं, इनका सर एलोपैथिक में कहते हैं जस्ट आपका ऑपरेशन है, इसके अलावा आपका कोई और सॉल्यूशन नहीं है, बिल्कुल सही कहते हैं। सही कहते हैं सर? देखिए, ये एक थैली है, उसके जी। भीतर नीचे एक पत्थर है। अब वो राइट। थैली को ऐसे पलट नहीं सकते, राइट सर। है ना, तो वो पत्थर नीचे से ऊपर निकलेगा नहीं। अब इसको काट के निकालने से अच्छा पूरा पित्त की थैली काट लो। लेकिन यहाँ मैं जो आपको अच्छा इलाज बताने वाला हूँ
कि जब आपकी पित्त की थैली में पत्थर बन रहा है तो राइट समझिए कि किस कारण से बन रहा है, जी उस कारण को ठीक कर दीजिए, वो पत्थर बनना वहीं रुक जाएगा, जी है ना। तो मानिए अगर आपकी पित्त की थैली में 4 mm का कोई स्टोन है जी जो आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगा, जी तो आपने 4 mm के स्टोन को वहीं रोक दिया तो जीवन भर निकालने की जरूरत नहीं। बट सर अगर बहुत ज्यादा 13-12 mm का हो जाए अब तो अगर प्रॉब्लम बहुत कुछ बड़ा ना हो हो, गया है, प्रॉब्लम कुछ भी ना हो, कोई लक्षण नहीं हो, बड़ी अच्छी हेल्दी लाइफ चल रही हो, देखिए तो भी ऑपरेट कि कराना चाहिए। जब तक आपको तकलीफ नहीं हो रही है तब तक कोशिश कीजिए कि उसकी आगे की डेवलपमेंट को रोक दिया जाए। राइट अब सर जैसे कैंसर सेल्स हम सबके भीतर है, जी लेकिन हम सब तो नहीं रेडिएशन करा रहे हैं, हम सब तो कैंसर सर्जरी नहीं कराते ना। जी सर लेकिन जिसकी बॉडी में वो ग्रो करने लगते हैं उसको इलाज करने की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल ठीक वही जी चीज सर समझिए कि जब तक ये आपकी बॉडी में इनएक्टिव स्टेट पे है तब तक इसको प्रिवेंट कीजिए। जी जब ये मैलिग्नेंट हो जाए, जब ये आपको टॉर्चर करने लगे, तो मजबूरी है आपकी सर्जरी। जी सर पित्त ठीक है की सर थैली की स्टोन की कंडीशन को मैनेज किया जा सकता है लाइफ का, राइट सर ठीक क्योंकि है सर उसकी थैंक यू स्टोन की ग्रोथ को रोक दी थी। ठीक है थैंक यू सर थैंक यू सो मच निशा आप म्यूट है। सर मेरे एक दो क्वेश्चन और थे। आपका जो हम्म। 1 घंटे का सेशन रहेगा तो उसमें हमें मतलब पर डिसीज वाइज होगा या कैसे होगा, ये 3 महीने का एक एक सेशन कैसे प्रैक्टिकल जाएगा, कैसे होगा उसमें? एक सिस्टम पढ़ा, हाँ। पहले सारे सिस्टम्स पढ़ लिए, सबके संबंध समझ लिए, फिर अब एक सिस्टम की बीमारी देखी। लाइक मैं बात करूं, अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारी देखी, ठीक, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम बिगिंस होते हैं यहाँ से, हाँ। नाक पे पहली बीमारी आती है कौन सी, साइनोसाइटिस, साइनस, यस। है ना। अब नाक से ही लंग्स की बीमारी होती है, नाक ठीक कर लीजिए लंग्स कभी बीमार नहीं होंगे। ओके। आपको पता है भगवान ने ये नाक ऐसे बड़ी क्यों बनाई है? सोचो, अगर ये चपटी होती तो कितनी सुंदर लगती। इसका बड़ा मतलब है ऐसे लंबी नाक का। लंबी नाक का मतलब है कि जो एयर बाहर जिस टेम्परेचर की है, उस टेम्परेचर को आपकी बॉडी के फेवरेबल कंडीशन में लाके आपके लंग्स तक पहुंचाना। तो जब आप नाक से हवा ना लेके मुंह से लोगे तो क्या होगा, अंदर टेम्परेचर गर्म या ठंडा जाएगा, तो लंग्स में इंफेक्शन आएगा। इसीलिए कहते हैं मुंह से सांस मत लीजिए। नाक ओके। का काम है एयर के टेम्परेचर को रेगुलेट करना। तो अगर बाहर -10 डिग्री है तो भी भीतर 37 डिग्री चाहिए, बाहर 42 डिग्री है तो भी 37 चाहिए। तो टेम्परेचर रेगुलेशन का काम नाक करती है। जब ये ढंग से नहीं कर पाती तो साइनस सूज जाते हैं, इसको बोलते हैं साइनोसाइटिस। आगे चले, रेनाइटिस, लैरेंजाइटिस, साइरेंजाइटिस, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा। मैं यहां से शुरू करके यहां तक पहुंच गया, ठीक। अब ये बढ़ेगा तो क्या होगा, एम्फाइसेमा, दमा, ठीक। अब ये बीमारियां एक एक करके आपने बीमारियां सुनी, एक एक करके इन बीमारियों को समझेंगे, इनका इलाज समझेंगे और इनको ठीक करेंगे। तो हर ओके। सिस्टम को शुरू से, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूं, डाइजेस्टिव सिस्टम मुंह से बिगिन हुआ, तो मुंह से लेके एनस तक जितनी भी बीमारियां आती हैं, एक एक करके सारी बीमारियां समझेंगे और सबका इलाज भी सीखेंगे। ओके। किडनी हो गया, या फिर मानो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिगिंस फ्रॉम द वेजाइनल कैविटी, वेजाइनल कैविटी के बाद सर्विक्स, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, ओवरी, है ना। तो कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हमें पता है कि क्यों आई। ओके। तो सर ये इनर थिंग हो गए, जो आउटर होते हैं जैसे मसल पेन, मतलब को नी पेन हो गया, वो बैक भी पेन हो गया, वो कुछ सब? भी बाहर से नहीं है, सब अंदर से है। मसल पेन कैसे होते हैं? मसल पेन के सिर्फ 2 कारण होते हैं। पहला कारण है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। अगर आपके पास मसल्स का सही पोषण नहीं है तो मसल्स कमजोर होंगी
थकेगी और दुखेंगी। ठीक। दूसरा कारण है मसल्स में प्रॉपर इलास्टिसिटी नहीं होना, मसल फाइबर्स की इलास्टिसिटी कम होना। मसल Okay. फाइबर की इलास्टिसिटी कम क्यों होगी? बिकॉज ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। देर तक बैठे रहते हैं, पीठ अकड़ गई, बैक पेन होने लगी। ठीक। तो जब पीठ की अकड़न हुई तो क्या होगा, उस एरिया के लिम्फेटिक सिस्टम को इम्प्रूव करोगे, अकड़न दूर हो जाएगी, पेन खत्म हो जाएगा। अगर Okay. न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो न्यूट्रिशन को फुलफिल करोगे, पेन खत्म हो जाएगी। तो ये आपको पता लगाना सीखना होगा कि क्यों हो रहा है बैक पेन। राइट। Okay. कैसे पता हाँ तो लगाओगे? सर अब किसी को, जब आपके पास कोई आएगा बैक पेन लेके, तो आप बोलोगे अच्छा ठीक है बैक पेन, कोई एक्सरे है, कोई अल्ट्रासाउंड है, मतलब कोई एक्सरे है, कोई एमआरआई है। एक्सरे एमआरआई आपने देखा, आपको समझ में आया कि ये जॉइंट्स का प्रॉब्लम है या मसल्स का प्रॉब्लम। मसल्स का प्रॉब्लम है तो फिर आप न्यूट्रिशनल हिस्ट्री देखोगे, तो आप देखोगे कि विटामिन डी का लेवल क्या है, कैल्शियम कैसा आ रहा है, B12 कैसा आ रहा है। ठीक। इन सारी चीजों को देखने के बाद आप फिजिकल अपीयरेंस देखोगे, मसल्स की स्टिफनेस क्या थी, फ्लेक्सिबिलिटी क्या थी, वो आगे झुक के अपने पैर टच कर पाता है नहीं पाता है, पीछे कितना जा पाता है नहीं जा पाता। बस सिंपल। अब आपको पता चल गया कि कहाँ दिक्कत है, उसका इलाज कर दोगे, ठीक हो जाएगा। ओके। सो तो सर क्या होता है ना, एज ए योगा टीचर मेरे पास ऐसे ही लोग आते हैं जिनको मतलब सर्वाइकल ऑलरेडी हो चुका है या स्पॉन्डिलाइटिस ऑलरेडी है भाई या नी उन्हीं पेन है, उन्हीं वो लोगों को बाद तो में ठीक करना है हमें। हाँ बाद में डॉक्टर बोलते हैं तो वो लोग आते हैं कि डॉक्टर ने बोला है योगा करो, तो फिर वो लोग आते हैं सीखने के लिए। तो मेरे पास मोस्ट ऑफ ऐसे ही लोग हैं जिनको अच्छा तो लग रहा है, बट मुझे डीपली मुझे खुद को सीखना है कि मैं क्या क्या और कर सकती हूँ उनको अच्छा करने के लिए। अब एक बात बताइए, किसी फीमेल को, है ना, यूट्रस में सूजन है हम्म। जिसकी वजह से बैक पेन होता है। अब आप उसको जितना भी योगा करा लीजिए, उसका बैक पेन खत्म नहीं होगा, है ना। ओके। योगा करेगी, थोड़ा आराम हो जाएगा, बाद में फिर पेन होगा। अब जब वो योगा करके उसका बैक पेन नहीं ठीक हो रहा, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे कि न्यूट्रिशन में कमी है, वो फटाफट ब्लड टेस्ट दिखाएगी, देखो मेरा विटामिन B12 भी ठीक है, मेरा कैल्शियम भी ठीक है, मेरा विटामिन डी भी ठीक है, सब ठीक है। फिर आप बोलोगे अरे यार ये क्यों नहीं ठीक हो रहा? तो आपको पता होना चाहिए कि बैक पेन के क्या क्या कारण है। तो आप क्या करोगे, ओके। अच्छा कोई बात नहीं, आप एक अल्ट्रासाउंड करा के ले आओ। अल्ट्रासाउंड में क्या मिलेगा? बल्कि यूट्रस। पीआईडी। हम्म। पीआईडी की वजह से बैक पेन है। बैक पेन है किसी और कारण से, इलाज हो रहा है एक्सरसाइज से, कभी नहीं ठीक होगा। तो जब तक आप बीमारी नहीं समझोगे तब तक उसका इलाज क्या करोगे? राइट। तो ओके। बहुत जरूरी है आपको बीमारी समझना। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा जवाब। यस। थैंक यू। थैंक यू। दीपिका बोले। दीपिका म्यूट है आप। गुड इवनिंग सर। मेरे सारे क्वेश्चन निशा जी ने क्लियर कर लिए, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि पूछना है कि फीस स्ट्रक्चर जो आपने बोला ना कि 12,000। ये फी स्ट्रक्चर यहाँ डिस्कस नहीं होगा क्योंकि मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल आदमी नहीं हूँ। इसके लिए वीरेंद्र ओके भाई को आप फोन करेंगी, जो कुछ भी होगा ओके। वहीं से होगा। और मुझे ये भी नहीं एग्जाम पता की, फीस कितनी है, मुझे कुछ ओके नहीं पता चलो फीस कोई के। नहीं, और एग्जाम की फी अलग होगी मुझे कुछ एग्जाम नहीं की। पता, सब कुछ वीरेंद्र भाई से मिलेगा आपको इसके लिए, ओके ओके, है ना। क्योंकि मेरा है मैं ना मैं फीस लेवल। स्ट्रक्चर पे कोई बात नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है। ओके ओके कोई नहीं। और मेरा लेवल 1 एंड लेवल 2 अभी चल रहा है, और मैं जहाँ से कर रही हूँ ना, मैं वहां से सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि मुझे वहां में एनाटॉमी सिखाया, लेकिन वही निशा जी ने बोला नींद आने लगती है, वैसा ही हुआ कि क्या करे। और अब अभी आपका जैसे सेशन अटेंड किया तो पूरा क्लियरिटी के साथ हुआ कि नहीं भाई, ये आसन करने से, इस फोकस करने से यहाँ पर इफेक्ट ज्यादा होगी, या ब्लड रिलेटेड ऑर्गन है तो उस पर क्या इफेक्ट होगी। तो मैं काफी सेटिस्फाइड हूँ, तो उसकी वजह से पूछ रही हूँ कि फी स्ट्रक्चर थोड़ा सा खास वीरेंद्र भाई है। से बात करिए प्लीज। यहाँ मैं पहले ही बोला कि मैं फीस स्ट्रक्चर के लिए हाँ रिस्पॉन्सिबल ही नहीं हूँ। ओके क्यों? ओके, नो इसलिए इश्यू नहीं हूँ नो इश्यू। क्योंकि मैं टीचर हूँ, मैं पैसों के लिए ओके काम नहीं करता। अगर मैं ओके, पैसों पे घुस जाऊंगा तो फिर मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, यस यस यस। है ना।
तो उसके लिए क्षमा हाँ चाहूंगा। सर ओके क्वेश्चन था सर, जी ये कोर्स खत्म होने के बाद हम किसी का भी रिपोर्ट देखकर इसका इलाज कर सकते हैं, मतलब रिपोर्ट हमको समझ में आएगा? नितिका, ये कोर्स चलते चलते भी आ जाएगा, अच्छा। और अगर थोड़ा समय हम और बैठे तो आज ही आने लगेगा। इतना एनाटॉमी तो जल्दी नहीं समझ पाएंगे सर, थोड़ा वक्त तो लगेगा। एनाटॉमी तो है ही नहीं है ना। एक बात बताइए, मुझे ये पता है कि ब्लड में अगर किसी के यूरिक एसिड बढ़ गया तो क्या काम करता है, यूरिक एसिड कम हो गया तो क्या होगा। अब मैंने ब्लड की रिपोर्ट देखी, उसमें लिखा यूरिक एसिड इतने %, बगल में लिखा होता है नॉर्मल वैल्यू। अब मैंने हाँ। देखा कि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, मुझे पता चल गया क्या प्रॉब्लम होगी। मैंने देखा ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, ये प्रॉब्लम होगी। मैंने देखा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ये प्रॉब्लम होगी। मैंने देखा बाइल बढ़ा हुआ है, ये प्रॉब्लम होगी। मैंने देखा हीमोग्लोबिन कम है, ये प्रॉब्लम होगी। मैंने देखा लेकिन सर जब एक्सरे आप देख के किस सर। जब किसी भी चीज को आप समझ जाओगे कि ये चीज क्या होती है, तो उसकी वैल्यू अपने आप। अब जैसे ग्लूकोज है ना, हर किसी को पता है कि नॉर्मल ग्लूकोज कितना होता है। हर किसी को पता है ना कि आपका फास्टिंग में ग्लूकोज अगर बिलो 100 है तो ठीक ठीक है, अगर आपका पीपी बिलो 140 है तो ठीक ठीक है। क्यों पता है? क्योंकि ये बड़ी कॉमन सी बात होती है। लेकिन किसी को ये पता है क्या कि ग्लूकोज बॉडी में करता क्या है? क्यों बढ़ता है, क्यों घटता है, क्या करें कि घट जाए। तो जब आपको ये पता चल जाएगा क्या करें कि ग्लूकोज घट जाए, तो फिर ग्लूकोज 140 है 160 है कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो इसीलिए मैंने बोला डायबिटीज जिनको भगवान बहुत पसंद करते हैं उनको देते हैं। तथास्तु और तेरे सर को डायबिटीज हो। YCB लेवल जल्दी उठ 3 जाए। का भी थोड़ा प्रिपरेशन चल रहा है, तो ये कोर्स हमें उसमें हेल्प करेगा? देखिए, ये कोर्स आपको पूरे जीवन में हेल्प करेगा, सिर्फ वाईसीबी में मतलब ही क्या। सर वो मैं अभी ऑलरेडी सर मेरा ऑलरेडी योगा क्लास है, तो उसमें मुझे ये जो मुझे सर्टिफिकेशन मिलेगा उसमें मैं अपना मतलब प्लस कर सकती हूँ ना, मतलब किसी को देख सकती हूँ ऐसे करके पूरा। ये देखिए निशा जी, ये कोर्स उन्हीं लोगों के लिए है जो ऑलरेडी योगा टीचर है। यस सर। ये जैसे एक एमबीबीएस लेडी जाके डीजीओ करती है, तब जाके वो अपनी क्लिनिक पे गायनेकोलॉजिस्ट लिखती है ना। यस, तो एक मैं उतना एमबीएस ऐड कर एमबीबीएस सकती हूँ कुछ। हाँ, एक एमबीबीएस लड़का जाके एमडी करता है और अपनी क्लिनिक पे लिखता है जर्नल फिजिशियन एमडी। ठीक उसी तरीके से आप योगा टीचर तब हो, इस कोर्स के बाद योगा थेरेपिस्ट हो जाओ। ओके। अब ये योगा यस। थेरेपिस्ट भी कई तरीके के हैं, मार्केट में बहुत सारे लोग अपने आप को योगा थेरेपिस्ट कहते हैं। पर यहाँ पे जो योगा थेरेपिस्ट मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो जाके डॉक्टर को भी बता सकता है कि नहीं देखो, मैं ये कर रही हूँ इसलिए ये हो रहा है, ये होगा तो ऐसे होगा। तो यहाँ पे आपके पास वो वाला कॉन्फिडेंस आएगा जहां आप अपने पेशेंट को सिर्फ सिखाओगे पढ़ाओगे नहीं, उसको नॉलेज भी दोगे। आपका पेशेंट आप पे विश्वास कर पाएगा क्योंकि आपकी बात को जाके गूगल पे क्रॉस चेक करेगा। ठीक, तो ये एक सच में पढ़ा लिखा नॉलेजेबल टीचर बना रहा है। क्योंकि मुझे पता है आज योग से साधना करके हर किसी को परम आनंद पाना संभव नहीं, तो कम से कम सेहत ही पालें। सर, जी जैसे कि हमारे पास कोई डिग्री नहीं है, तो कोई हमारे पास आएगा तो उनके पास रिपोर्ट्स रेडी होनी चाहिए। हमारे कहने से तो कोई रिपोर्ट बनाने वाला नहीं है, टेस्ट रिपोर्ट्स जैसे नहीं नहीं नहीं, मैं उस आपकी जवाब का अच्छा सवाल अच्छा है, इसलिए मैं बीच में रोक रहा हूँ। डॉक्टर के यहाँ सींग लगी होती है, वो भी आप जैसा इंसान ही होता है। सही उसके कहने से रिपोर्ट बनाते हैं कि नहीं बनाते? बनाते हैं। तो आपके कहने से क्यों नहीं बनाएंगे? जरूर जरूर बनाएंगे। देखिए सीधी सी बात सर है। उनकी उनकी डिग्री देखेंगे ना, हमारी नहीं देखेंगे। क्यों, आप भी दिखाओ ना भाई, मैं बोलता रहा हूँ सर्टिफिकेट पीछे लगाओ, बड़े बड़े शब्दों में लिखो है कि बैजल शाह योग चिकित्सक, वेरी योग गुड। थेरेपिस्ट है। और उसके बाद आप अपनी चेयर पे बैठोगे जब, तो आप बोलोगे अच्छा निशा जी सब तो ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है आपका थोड़ा फाइब्रॉइड हो रहा है, तो एक अल्ट्रासाउंड करा के आ जाओ।
नेक्स्ट डे वो अल्ट्रासाउंड करा के आएगी, आपको फीस भी देगी और आपसे इलाज भी लेगी। लेकिन आपका जो इन्वेस्टिगेशन का तरीका है ना, वो फेयर होना चाहिए। आजकल जो डॉक्टर लिखते हैं ना, वो बेसिन टेस्ट, जाओ टेस्ट ये लैब में करा के आ जाना, ये मत करिएगा। आप क्या करिएगा, किसी भी लैब से करा के आओ, रिपोर्ट से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपकी डिग्री टेस्ट कराने के लिए वैलिड नहीं है। टेस्ट कराने के लिए, टेस्ट की रिपोर्ट पढ़ने के लिए, उस पर इलाज करने के लिए, सब चीज के लिए आप वैलिड है। हाँ, आप कुछ चीजें नहीं कर सकते हैं, उस चीज के लिए मैं जरूर आपको कहूंगा कि कोई ऐसी मैलिग्नेंट या कोई मैजिक रेमेडी नहीं क्लेम करोगे। अब जैसे मानो किसी को कैंसर है, आप बोल दो आ जाओ मैं तुम्हारा कैंसर ठीक कर दूंगा, ये गलत है ना। तो जो मैजिक रेमेडीज करते हैं ना लोग, वो नहीं करते कि तुम्हारी पथरी में ऐसे हाथ से टच करके बाहर निकाल दूंगा, ये गलत है। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो। थैंक यू सर। नमस्ते सर, जस्ट आई वांट टू शेयर, मैं ये काफी दिन से ऐसी वाली के लिए मेरी इच्छा थी कि इंटरनली क्या होता है और उसका फायदा, आपके प्राणायाम किया तो इंटरनली क्या होता है उसका इन नॉलेज के लिए बहुत वेट कर रही थी, तो ईगरली लुकिंग फॉर योर कोर्स। थैंक यू सर, दैट्स आई वांटेड टू एक्सप्रेस दिस। थैंक यू सो मच। एंड अगर कभी भी कोई भी अंग का हिंदी में मुझे मैंने उतना हिंदी आपने जो भी कोई बताया वो दिक्कत नहीं, समझ मैं में आ रहा है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में थोड़ा कंफर्टेबल हूँ। इंग्लिश का कोई दिक्कत नहीं, अंग आप अंग्रेजी मतलब में कोई बोलिएगा, भी। मैं उसको ट्रांसलेट कर दूंगा। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की बातचीत को यही समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे शाम को 9 बजे। नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्ते सर, थैंक यू। नमस्ते सर, प्रणाम, थैंक यू। थैंक यू।